Jai Hind everyone, I welcome you all to the Daily Class YouTube channel, and in this video we are going to talk about Advent of Aryans and Vedic Age. इस चैनल पर हम एक कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स सच एज CDS, CAPF एंड NDA। और यहाँ पर जो लेक्चर नंबर हमारा 3 हुआ था और जो हम ये लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं उनके बीच में आई नो काफ़ी लंबा एक गैप हो गया है, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने भी भरोसा दिखाया है इस सीरीज़ पर, CDS, NDA जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है ये काफ़ी पास है, CAPF को तो अभी टाइम है, तो वो लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ से मैं एक वीडियो डेली आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ so that you have reasonable amount of time for revision as well। PDF आपको मिलती रहेंगी टेलीग्राम चैनल पर, तो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, PDF को, और वहाँ से पढ़ना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस लेक्चर को आप देखोगे आपको लगेगा सब कुछ याद हो गया, लेकिन आप भूल जाओगे थोड़ी देर बाद, तो PDF ज़रूर से यहाँ पर डाउनलोड कर लेनी है और पढ़नी है, राइट। PDF कहाँ मिलेगी? ये मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, दैट इज़ डेली क्लास, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक बात कि यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये जो सीरीज़ है वो बस रैंडम है, ये देखो स्पेशली डिज़ाइन की गई है आपके CDS, CAPF और NDA एग्ज़ाम के लिए। और पिछली बार जो मैंने कंटेंट बनाया था वहाँ से अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस आए थे। इस बार मैंने काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन करी है और काफ़ी जो कंटेंट है वो ऐड किया है, तो इस बार आई एम एमिंग कि एट लीस्ट आपके 17 to 18 क्वेश्चंस इस सीरीज से आने वाले हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट CDS, राइट। और ये जब मैं बोल रहा हूँ तो आप इस पर यकीन कर सकते हैं। और अगर 17 to 18 क्वेश्चंस आने वाले हैं देन देखो मैं बड़ा ही प्रैक्टिकल बात करूँगा कि आप 12 to 14 क्वेश्चंस आप इजीली फिर कर भी पाओगे अगर ये सीरीज़ आप अच्छे से फॉलो करते हो तो। एंड 12 to 14 क्वेश्चंस करने का मतलब है कि आपने एट लीस्ट 10 मार्क्स जो है वो सिक्योर कर लिए, ये मैं CDS की बात कर रहा हूँ। और CDS GK में अगर आप 10 मार्क्स सिक्योर कर लेते हो हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में तो ये बड़ी बात होती है, क्योंकि टोटल स्कोर ही लोग बात करते हैं कि 40-45 का, राइट, उसमें से आपने 10 मार्क्स ऐसे ही सिक्योर कर लिए, तो ये ठीक ठाक बात होती है, क्लियर। और यहाँ पर हम PYQs भी साथ साथ में करने वाले हैं, आपने पिछली कुछ वीडियोज़ में देखा ही होगा। PYQs जब हम करते हैं तो हम CSC के PYQs हो गए, CAPF के हो गए और NDA CDS के तो डेफिनेटली करते ही हैं, तो ये सारे PYQs हम साथ में सॉल्व करते रहते हैं टॉपिक वाइज, क्लियर। चलो अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये हमारा जो टॉपिक है वो क्या कहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ आर्यंस की एंड देन विल टॉक अबाउट वैदिक एज। वैदिक एज में एक आपका जो वेद है, जो 4 वेद होते हैं उनमें से एक वेद है दैट इज ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ये है आपका ऋग्वेद। ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ क्योंकि ये कहा जाता है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टेक्स्ट है और ये इस टाइम पर लिखा गया था और यही सबसे ज़्यादा यहाँ पर फेमस होता है इस टाइम पीरियड में, क्लियर। सो वैदिक एरा जो है उसको कंसिडर किया जाता है एज द एज ऑफ ऋग्वेदा, राइट। यहाँ पर जो इकोनॉमी है दैट इज पैस्चरल इकोनॉमी। पैस्चरल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि कुछ चरवाहे लोग हैं, वो अपनी कैटल लेके यहाँ वहाँ घूमते हैं और उन्हीं कैटल को यहाँ पर चराते हैं, वो इन्हीं से उनकी गुजर बसर होती है, राइट। तो कैटल रियरिंग जो है वो यहाँ पर मेन इकोनॉमी का सोर्स हो जाएगा, कैटल रियरिंग, राइट। दूसरी एक खास बात क्या है कि यूज़ ऑफ हॉर्सेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी IVC की, और IVC में पूरी डिबेट जो थी वो यही चल रही थी कि भाई हॉर्स है या नहीं, इंडियंस हॉर्स से परिचित है या नहीं, है ना। एक जगह हमें हॉर्स की बोन्स मिली हैं, कहाँ पर मिली है? सुरकोटदा में, लेकिन वहाँ पर भी डाउट है कि यार ये हॉर्स है या फिर कोई खच्चर तो नहीं है, कोई गधा तो नहीं है। सो वी रियली डोंट नो कि हॉर्स वहाँ पर था या नहीं। लेकिन वैदिक एज में हॉर्स यहाँ पर मिल चुका है, डेफिनेटली हॉर्स है। और साथ में यहाँ पर स्पोक्ड व्हील्स है, यहाँ पर इक्का नहीं है, यहाँ पर स्पोक्ड व्हील्स है। अब देखो आपने अगर मैथमेटिक्स पढ़ी है, थोड़ी सी फिजिक्स पढ़ी है, तो आप देखोगे ये डिस्क होती है, डिस्क है, इसको अगर हम यहाँ पर एक व्हील बनाए तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसी में से अगर हम थोड़ा सा यहाँ से अपना जो है वेट कम कर दें, स्पोक बना दें, ठीक है, यहाँ पर,
तो फिर इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ भी सीख ली है। आप देख पाओगे यहाँ पर जो है, ठीक है, ये वैसे बाय द वे ये श्री कृष्ण है, ये अर्जुन है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये हॉर्सेस हैं, काफ़ी प्रोमिनेंट है हॉर्स का यूज़, और दूसरा स्पोक्ड व्हील्स है। क्लियर? तो ये सारे यहाँ के फीचर्स हैं जो काफ़ी चेंज हो चुके हैं पहले से। चलो और बात क्या करें, पहले तो टाइम लाइन की भी बात कर लेते हैं। सो टाइम लाइन की बात करें तो हम देखते हैं अभी हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। पिछले वाले लेक्चर्स में आपने देखा हमने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से अपनी जो कहानी है वो स्टार्ट करी है। अभी हम आ चुके हैं 1500 के आसपास। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं 1900 में, ठीक है, आके 1900 BCE में आके जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाती है और 1300 आते आते बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। क्लियर? 1300 आते आते बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। और आप देखोगे 1500 BCE के आसपास नई सिविलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ द अर्ली वैदिक एरा। अर्ली वैदिक एरा को हम वैदिक एरा कहते हैं। और फिर बाद में जो ये आपका 100 BCE के आसपास तक ये चलती है, उसके बाद जो सोसाइटी आती है उसको हम लेटर वैदिक एरा बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं वो डिक्लाइन कर जाती हैं। जैसे यहाँ पर विमेन काफ़ी रेस्पेक्टेड होंगी, यहाँ पर विमेन है उतना रेस्पेक्टेड नहीं होंगी। यहाँ पर श्री कृष्ण कहेंगे कि आई हैव डिवाइडेड ऑन द वर्णास ऑन द बेसिस ऑफ कर्मा, लेकिन आगे आने वाले लोग जो कहेंगे वो कहेंगे कि नहीं, यहाँ पर हम बर्थ के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। तो कुछ यहाँ पर सोशल एवल्स भी आ जाएंगी। उसी का कहीं ना कहीं नतीजा होगा कि कुछ नए सेक्ट जैसे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म यहाँ पर जन्म लेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से जो सोसाइटी है वो मूव करेगी। तो आप देख पाओगे 1500 से लेकर के 1000 BCE के आसपास तक हम देखते हैं मोटा मोटा यहाँ पर अर्ली वैदिक एरा या फिर वैदिक एरा चलती है। और इसी को हम मानते हैं कि ये आपका ऋग्वेदिक एरा है, क्योंकि ये जो 4 वेद हैं इनमें से जो ऋग्वेद है ये सबसे पहले लिखा गया था और ये काफ़ी टाइम तक डोमिनेट करता है। फिर बाद में यहाँ पर आते आते दूसरे जो वेदास हैं जैसे यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये भी लिखे जाएंगे बाद में, राइट। और फिर आपकी जो सोसाइटी है उसे कहा जाएगा लेटर वैदिक एरा। आपका ये भी 500-600 साल तक रहेगी। अब ये पूरी सोसाइटी आपकी बेस्ड है, जैसे हम बात कर रहे हैं ना पूरे चैप्टर की, वैदिक एरा। वैदिक, सो वैदिक में आपका एक वर्ड आता है वेदा। सो वेदा की मीनिंग क्या होती है? सो वेद की मीनिंग क्या होती है, ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये होता है वेदा मतलब सुपीरियर नॉलेज, राइट। वेद का मतलब होता है सुपीरियर नॉलेज। तो इतनी हमने बात कर ली, यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमने ले लिया है एक टाइप से यहाँ पर अपनी वैदिक एरा सोसाइटी का। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़े तो देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें आर्यंस बोला जाता है। श्री कृष्ण है, आर्य बोला जाता है उन्हें, है ना। श्री राम है, उनको सीता जी क्या बोलती हैं? आर्य। तो ये लोग आर्य बोले जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं, ठीक है। अब ये कोई भी रिलीजियस बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डेफिनेटली हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा माना गया कि ये जो आर्यंस है ना ये बाहर से आए हैं, राइट। और इसके कहीं ना कहीं ठीक ठाक एविडेंसेस हैं। आज के टाइम पर काफ़ी अच्छे अच्छे एविडेंसेस मौजूद हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन हाँ, अब जैसे आप सोच रहे होंगे, कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं आर्य बाहर से नहीं आए थे, तो आर्य आए तो थे बाहर से, ऐसा बहुत से लोगों ने माना है। इवन जो नेशनलिस्ट लीडर हैं हमारे, जैसे के लिए बीजी तिलक है, बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, ये भी मानते हैं कि हाँ आर्यंस बाहर से आए थे। लेकिन जो डिबेट है ना, डिबेट है कि आर्यंस का माइग्रेशन हुआ था, है ना। कुछ यहाँ पर जो है हिस्टोरियंस वो कहते हैं माइग्रेशन हुआ था, कुछ कहते हैं इन्वेजन हुआ था। तो इन्वेजन वाली जो थ्योरी है, जो कि कई बार जैसे के लिए हिस्टोरियन एक हुआ मैक्स म्यूलर, ये प्रोपेगेट करता है, राइट। तो इस थ्योरी को यहाँ पर खारिज कर दिया गया है। अब ये माना जाता है कि हाँ आर्यंस माइग्रेट हुए थे, बाहर से आए थे लेकिन पीसफुली आए थे, धीरे धीरे आए थे और यहाँ पर सेटल होना शुरू हो गए थे। और जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जैसे बीजी तिलक यहाँ पर आपने देखा, ये कहते हैं कि आर्य जो है वो आर्कटिक रीजन से आए थे, ठीक है। लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो है कि स्टेपी रीजन जो है
स्टेपी रीजन आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ये सेंट्रल एशिया वाला रीजन है यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ से जो आर्यंस हैं वो धीरे धीरे आए थे, यहाँ पर ये लोग रहते थे, ठीक है, इस येलो वाले रीजन में। और फिर ये धीरे धीरे इधर की तरफ, कुछ यूरोप की तरफ चले गए, कुछ इधर की तरफ चले गए और कुछ इंडिया की तरफ आ गए। क्लियर है? तो यहाँ से इस तरीके से आर्यंस का जो है आगमन हुआ है भारत में। सो यहाँ पर देख लो थ्योरीज जो है, थ्योरीज दी गई है। जैसे कि लिए सेंट्रल एशियन थ्योरी जो है, ये दी है मैक्स म्यूलर ने, मैक्स म्यूलर, राइट। तो ये कहता है आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया वाया द खैबर पास। सो मैक्स म्यूलर हो गया और यहाँ पर मॉर्टिमर व्हीलर है, ये दो लोग मिलके ये वाली थ्योरी देते हैं। कौन कौन? मैक्स म्यूलर और मॉर्टिमर व्हीलर। और ये थ्योरी जो है मोस्ट एक्सेप्टेड है, लेकिन थोड़ा सा डिबेटेड इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं मैक्स म्यूलर ये भी मानते थे कि ये इन्वेजन करके आए थे, तो इसके हमें कोई एविडेंसेस मिले नहीं है, कहीं पर भी इतनी ज़्यादा हमें बोन्स नहीं मिली, कहीं पर भी हमें कोई भी बहुत ज़्यादा हथियार नहीं मिले, तो हम मान नहीं सकते कि यार यहाँ पर कोई बहुत बड़ा बैटल हुआ था उसकी वजह से, क्योंकि इन्वेजन जब होता है तो बैटल होता है ना। फिर हमें हिस्ट्री में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, ये कुछ मिलना नहीं है, तो हम मानते हैं कि ये माइग्रेशन ही रहा होगा, राइट। तो सेंट्रल एशियन थ्योरी जो है ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। लेकिन यहाँ पर एक आर्कटिक थ्योरी भी है जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी देते हैं। ये कहते हैं आर्यंस ओरिजिनेट हुए थे आर्कटिक रीजन में और वहाँ से धीरे धीरे चल के आए थे। ओके, अगली थ्योरी है यहाँ पर यूरोपियन थ्योरी। यूरोपियन, यहाँ पर पी जाइल्स हुए एक, ये कहते हैं आर्यंस जो है वो यूरोप से आए थे। अब ये वही वाले कुछ ऐसे अंग्रेज हैं जो अपनी जो थ्योरीज हैं उनको यहाँ पर क्या करते थे, असर्ट करने की कोशिश करते थे, जिसका नतीजा आपने देखा था बाद में जो हिटलर आया था उसने भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा दिखाया था। वो भी कहता था आर्यन सुप्रीमेसी में वो बिलीव करता था। हिटलर मानता था कि असली जो आर्यंस है वो जर्मन्स हैं। तो ऐसा कुछ था। फिर यहाँ पर है इंडिजिनस थ्योरीज भी हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आर्यंस बाहर से आए ही नहीं थे, आर्यंस जो थे वो नेटिव थे इंडिया के, है ना। ऐसा किसका मानना है? ऐसा मानना है एक बीबी लाल जी हैं और दूसरे हैं एस तालागेरी। इनका मानना है कि आर्यंस वर नेटिव टू इंडिया। तो ये आपने थ्योरीज देख ली कि आर्यंस कैसे आए और क्या यहाँ पर चीज़ें थी, राइट। और क्यों ये आते थे? क्योंकि यार छोटी छोटी ट्राइब्स थी, कई बार क्या होता था रिसोर्सेस नहीं रह जाते थे, या फिर उन्होंने आपस में लड़ाई करी। अब आपस में लड़ाई करी तो एक ट्राइब को वहाँ से भगा दिया गया। अब वो ट्राइब जब भागी तो वो कहीं दूसरी जगह जाके सेटल हो गई। तो इस तरीके से ये सब लोग इधर उधर चलते रहेंगे, निकलते रहेंगे। सो आर्यन इन्वेजन अगर कहीं पर आ जाए कि आर्यन इन्वेजन, ठीक है, तो आपने क्या अवॉइड करना है? तो मैं कहूँगा कि अगर आपको कहीं पर मिल जाए लिखा हुआ कि आर्यन इन्वेजन, ठीक है, तो इसको पूरी तरह से आपने खारिज कर देना है। ये आपने मानना है कि यार ये ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ये यूपीएससी भी नहीं मानता है कि आर्यन इन्वेजन नाम की कोई चीज़ थी, राइट। ऐसी मतलब ये थ्योरी थी बस, लेकिन ये प्रूवन नहीं है, कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिलते हैं इसके। अब फिर क्या क्या ऐसे प्रूफ हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि हाँ आर्यंस बाहर से ही आए थे, राइट। तो हम पहले तो मानते हैं कि आर्यंस जो है वो सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया की तरफ मूव करते हैं, साउथ एशिया और यूरोप की तरफ। मतलब यहाँ से ये निकले, यहाँ से निकलते हैं और कुछ इधर की तरफ जाते हैं और कुछ इधर की तरफ यूरोप की तरफ जाते हैं। और ये आपका कब होता है? ये आपका 2000 BC से लेकर के 1500 BC के आसपास ये चलता है, राइट। एंड दे स्टार्टेड सेटलिंग इन सप्त सिंधु रीजन। अब इसका एक और एविडेंस आपके सामने ये निकलता है कि पहले जो अर्ली आर्यंस है वो आपको यहाँ पर इस रीजन में दिखेंगे, सप्त सिंधु रीजन में, राइट। और फिर जो लेटर आर्यंस हैं वो आपको इधर दिखेंगे। अब इसका भी प्रूफ कैसे मिलता है? इसका प्रूफ हमें ऐसे मिलता है कि देखो स्टार्टिंग में ना आप अगर ऋग्वेदा आप पढ़ो, ठीक है, तो ऋग्वेदा में क्या है कि वहाँ पर गंगा को उतनी प्रोमिनेंट रिवर नहीं माना गया है। गंगा को 1 या 2 बार बस मेंशन किया गया है, इवन 1 बार केवल, राइट। यमुना को 2 बार, क्योंकि यमुना इनके थोड़ा सा पास में पड़ती थी। और जो यहाँ पर विंध्या है, ठीक है, विंध्या रीजन है, इसको तो मेंशन ही नहीं किया गया है ऋग्वेदा में, राइट। और यहाँ पर प्रोमिनेंट रिवर यहाँ पर सरस्वती बोली जाती है, जो आज की हम मान के चलते हैं कि घग्गर जो घग्गर हाकरा रिवर है वो है,
राइट। तो ये सारे एविडेंसेस हमसे ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये लोग यहीं पर पहले सेटल हुए थे, राइट, और यहीं पर सेटल हुए थे, फिर अंदर की तरफ बढ़े हैं। इसका मतलब ये अभी बाहर से आ रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो ये हो गया। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि इट वॉज डेफिनेटली नॉट आर्यन इन्वेजन, इट वॉज अ माइग्रेशन, सिंपल माइग्रेशन था और कुछ नहीं, ठीक है। और आर्यंस कौन थे? आर्यंस हमने देखा एक टाइप की इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली है, ठीक है, एक टाइप की लिंग्विस्टिक फैमिली है, ठीक है। कौन है यहाँ पर? लिंग्विस्टिक फैमिली है, ठीक है। ये कौन है? ये आपके लिंग्विस्टिक फैमिली होंगे, ना कि मतलब कुछ और, राइट। यहाँ पर वैसे यू नहीं होना चाहिए, आजकल ये स्पेलिंग्स बहुत गलत हो रही हैं, है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट। अब प्रिंसिपल ट्रेड्स की बात कर लें तो सबसे पहले ये लोग यहाँ पर मेटल्स जो यूज़ करते हैं, ये लोग कौन कौन से मेटल्स यूज़ करते हैं? ये लोग यूज़ करते हैं कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन को। आयरन को ही, ठीक है, ये यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। आयरन को कृष्ण अयास बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है कृष्ण अयास। अयास का मतलब होता है मेटल, और आयरन जैसे कि काला होता है, इसलिए हम बोलते हैं कृष्ण अयास, राइट। और यहाँ पर कॉपर, डेफिनेटली ब्रॉन्ज हो गया, इनका यूज़ तो पहले से ही हो रहा था, आयरन का भी अब यूज़ होने लगेगा, राइट। और फिर क्या देखते हैं, अब यहाँ पर कुछ हमें जेनेटिक सिग्नल मिले हैं। ये यहाँ पर आर एस शर्मा जी लिखते हैं अपनी बुक में कि यहाँ पर M17 मार्कर है एक, वो हमें मिलता है। ये मतलब एक जेनेटिक सिग्नल होता है। तो ये आप जब देखोगे आपको मिलेगा कि जो सेंट्रल एशिया में जो लोग हैं, ठीक है, उनमें भी ये आपको जो सिग्नल है, ठीक है, वो मिलेगा सिमिलर। यूरोपियंस जो है उनमें भी मिलेगा, राइट। और जो दिल्ली में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उन पर कुछ यहाँ पर टेस्ट वगैरह हुआ तो उनमें भी हमें ये M17 मार्कर मिलता है, दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि ये लोग कहीं ना कहीं सिमिलर बैकग्राउंड से आते हैं, है ना, एक ही जगह से ये सारे लोग आ रहे हैं। क्लियर है? और हमें अगर एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, अगर पॉटरी की बात कर लें, क्योंकि पॉटरी यार कई बार आ जाती है कि पॉटरी यहाँ पर कैसी थी। पॉटरी का मतलब है कि किस टाइप के ये लोग घड़े वगैरह बनाते थे। तो आप यहाँ पर देखोगे, हालांकि ये चीज़ आगे आएगी, लेकिन मैं बता दूँ आपको कि पेंटेड ग्रे वेयर जो है, ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। हालांकि एक वीडियो में मैं आपको सारी पॉटरी जो है वो एक साथ बता दूंगा ताकि कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाए, लेकिन वैदिक एरा से पेंटेड ग्रे वेयर जो है वो फेमस है। फिर आपके सामने एक और चीज़ आती है, वो क्या आती है? वो आपके सामने ये आती है कि आप देखते हो कि यहाँ पर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या है? सिमिलैरिटीज़ आप देख पाओगे कि कुछ ऐसे जो कल्चर्स हैं, जैसे के लिए यहाँ पर वैदिक कल्चर है, ईरानियन कल्चर है, और या फिर हम कहें ग्रीक कल्चर जो है, इन सब में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। ये कैसी सिमिलैरिटीज़ हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। कि आप देखते हो कि वैदिक एज में यहाँ पर लिखा जाता है ऋग्वेदा, राइट, और यहाँ पर ईरानियन कल्चर में लिखा जाता है जैंतवेस्ता। ग्रीक टेक्स्ट में लिखा जाता है होमर्स, इलियाद एंड ओडिसी। तो ये सारे यहाँ पर टेक्स्ट जो हैं वो लिखे जाते हैं। क्लियर? अब उसके बाद आप देखोगे कुछ ऐसे गॉड हैं, ठीक है, जो काफ़ी फेमस हैं और सब में कॉमन है। कई बार कुछ जो आपके जैसे के लिए वही गॉड यहाँ पर वैदिक एरा में भी हैं, वही दूसरे नाम से वहाँ भी हैं, दूसरे में भी। जैसे के लिए एग्जाम्पल अगर हम लें, राइट, एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे के लिए हम बात करते हैं अग्नि की, है ना। अगर हम बात करें अग्नि की, तो अग्नि को आप देखोगे जो ईरानियन है वहाँ पर अतार बोला जाता है। क्लियर? और जो ग्रीक है वहाँ पर बोला जाता है हेस्तिया, यहाँ पर हेस्तिया बोला जाता है। और ये सिमिलर टाइप के गॉड हैं, ये भी अग्नि वाले हैं, ये भी अग्नि वाले हैं, ये भी अग्नि वाले गॉड हैं। फिर आप देखते हो कि वैदिक एरा में यहाँ पर इंद्र होते हैं, इंद्र होते हैं। इधर आप ईरानियन में देखोगे यहाँ पर एक अहूरा नाम के वो होते हैं गॉड, ठीक है। और यहाँ पर ग्रीक में आप सबको पता होगा कि एक ज्यूज होते हैं। इन सबका फंक्शन जो है वो सेम है, गॉड ऑफ थंडर हैं सारे, राइट। तो इस तरीके से आप देखते हो कई बार बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। और आप देख सकते हो कि कई बार लैंग्वेज में, जैसे के लिए अब हम बोलते हैं ना
बड़ी ही फेमस एक मूवी है नमस्ते लंदन, उसमें अक्षय कुमार बोलते हैं कि जो ब्रदर है वो भात्र बन जाता है ना। और आप देखते हो कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री है वो त्रिकोणमिति बन जाती है, राइट। तो इस तरीके से जो सारे वर्ड्स हैं वो मिलते जुलते हैं, वो सारे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये कॉमन फैमिली एक है, वहाँ से ये सारी चीज़ें निकली हैं, है ना। कि मतलब इन सब का जो रूट है वो कहीं ना कहीं सेम है, वो एक ही है, वहीं से ये सारे निकले हैं। क्लियर। चल नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पर एक और फीचर है, यहाँ पर आपका जो एड्रोनोवो कल्चर है, एड्रोनोवो का मतलब है यहाँ पर जो आपका एरिया है एक सेंट्रल एशिया में, ठीक है, इसका यहाँ के कल्चर को एड्रोनोवो कल्चर बोला जाता है। जैसे कि लिए हमारे यहाँ आहार बनास कल्चर हुआ, ठीक है, और हड़प्पन कल्चर हम कह सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के कल्चर होते हैं, क्लियर। तो उसी तरीके से ये एड्रोनोवो कल्चर है। सो एड्रोनोवो कल्चर में हम देखते हैं यहाँ पर पिट ड्वेलिंग की जाती है। अब ये पिट ड्वेलिंग क्या होती है, ये मतलब मान लिया यहाँ पर समतल जमीन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर गड्ढा करके जमीन में, जैसे यहाँ पर आप खड़े हो सकते हो इस वाले एरिया में, यहाँ पर आप खड़े हो सकते हो, ये जमीन में खोद के इस तरीके से घर बनाया जाता था, इसे कहते हैं पिट ड्वेलिंग। और ये विंटर से बचने के लिए काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, काफ़ी यहाँ पर हेल्प मिलती है अगर आप विंटर्स में रह रहे हो तो। इसीलिए आप देखोगे, शायद ये वाला पॉइंट मैंने अभी कवर किया है या नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं एक नियोलिथिक साइट है बुर्जा होम नाम की, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है ये किस स्टेट में है, ये आपकी JNK में है, ये आपकी एक नियोलिथिक साइट है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखोगे कि पिट ड्वेलिंग की जाती है, ठीक है, पिट ड्वेलिंग की जाती है, यहाँ पर भी पिट ड्वेलिंग की गई थी, क्लियर। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है कई चीज़ों में, क्लियर। चल फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हॉर्स की थोड़ा बात कर लेते हैं। अब हॉर्स पे बड़ा ही डिबेट रहती है, पूरे यहाँ पर हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो हॉर्स है वो सेंटर में रहा पूरी हिस्ट्री में, क्योंकि हॉर्स एक बड़ा ही बढ़िया सा दोस्त रहा है। बोला तो गया वैसे कुत्ते को, लेकिन यहाँ पर जो बैटल्स है वो सारी हॉर्स ने जितवाई। सो हॉर्स की बात अगर हम करें, सो अर्लीस्ट एविडेंसेस जो है डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस, दे वर फाउंड बिटवीन द रिवर नाइपर, ये आपकी नाइपर रिवर है, एंड वोल्गा। ये आपकी कहाँ पर है, नाइपर रिवर आपकी यूक्रेन में है, राइट, ये आपकी यूक्रेन में है। ये क्वेश्चन मेरे से एक बार SSB में इंटरव्यूअर ने पूछा था। सो ये नाइपर रिवर जो है ये आपकी यूक्रेन को लगभग हाफ मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और यहाँ पर वोल्गा हो गई, राइट। तो ये इन दोनों के बीच में जो जगह है वहाँ पर हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले हैं ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस। समझ रहे हो, शब्द से समझो, हमें पहले एविडेंसेस तो हमें मतलब हॉर्स एज एन एनिमल तो एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन उसको क्या हमने डोमेस्टिकेट किया था, नहीं, डोमेस्टिकेट हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आपको पिराक कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा जो कि बलूचिस्तान में है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे साउथ एशिया में कब आता है, तो साउथ एशिया में हमें सबसे पहले 1700 BCE के आसपास पहले जो यहाँ पर ट्रू हॉर्स एविडेंस है। ट्रू हॉर्स एविडेंस हमने क्यों लिखा है, देखो फिर से लैंग्वेज समझो, राइट, लैंग्वेज अगर हम समझें, क्योंकि हमें सुरकोटदा में हॉर्स के एविडेंसेस तो मिल चुके हैं, लेकिन क्या वो ट्रू हॉर्स एविडेंस है, नहीं, ट्रू हॉर्स एविडेंस नहीं है वो, तो इसलिए ये चीज़ हो जाती है, राइट। तो ये हमें साउथ एशिया में मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर भगवानपुरा, राइट, ये भगवानपुरा में हमें क्या मिलता है, भगवानपुरा में हमें हॉर्स बोन्स मिली है एक पेंटेड ग्रे वेयर में। तो ये आपने याद रखना है, यहाँ से एक और पॉइंट बन जाता है कि ये पहली बात तो पेंटेड ग्रे वेयर हो गई, इस तरीके से दिखती है, ठीक है, ये है एक टाइप का मटका, इसमें यहाँ पर हमें हॉर्स बोन्स मिली है भगवानपुरा में रखी हुई, ठीक है। ये आपका हो गया भगवानपुरा, हरियाणा में है, राइट, ये आपका हरियाणा में है, एक बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज हरियाणा ही है, ठीक है। चलो, और हम देखते हैं कि हॉर्स जो है यहाँ पर, हॉर्स कहीं ना कहीं पावर और मोबिलिटी को भी दिखाता है, पावर और मोबिलिटी को दिखाता है, कितना आसानी से आप चीज़ों में मूव कर सकते हैं। और कई बार आप देखते हो वॉरफेयर हो जाए या फिर रिचुअल्स हो जाए, जैसे के लिए अश्वमेध यज्ञ है। अब अश्वमेध यज्ञ आपका अश्व से ही मतलब काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है, राइट। सो अश्वमेध यज्ञ ये आपका लेटर वैदिक पीरियड में हालांकि स्टार्ट होगा, अभी वैदिक पीरियड में इसकी जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है, लेकिन हॉर्स तो है इंपॉर्टेंट, हॉर्स भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट,
अब बात कर लेते हैं ऋग्वेदा की, क्योंकि आपका जो वैदिक एरा है वो बेस्ड ही है आपका ऋग्वेदा पर। सो ऋग्वेदा आपका ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है, वर्ल्ड का ये ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर माना जाता है। वैसे कई बार कहते हैं कि ये ओल्डेस्ट इंडो आर्यन स्क्रिप्चर है, या फिर आप कह सकते हो कि ये ओल्डेस्ट मतलब वर्ल्ड का स्क्रिप्चर है। तो दोनों बातें यहाँ पर लगभग आपकी सही होंगी। क्लियर, ये है। और फिर हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर वेद में यहाँ पर 10 मंडल है। 10 मंडल मतलब यहाँ पर चैप्टर्स हो गए, राइट, चैप्टर हो गए, या फिर हम डिवीजन बात करें तो यहाँ पर 10 है, ठीक है। और यहाँ पर आपको हाइम्स या श्लोका की बात करें या फिर सूक्तास की बात करें, सूक्ता या फिर हाइम्स या फिर आपका आप बात कर सकते हो श्लोका, राइट, ये सारी चीज़ें सेम है। ये आपको मिलती हैं कितनी, 1028 हाइम्स, राइट। और ये ज़्यादातर यहाँ पर कंपोज किसके द्वारा की गई है, कुछ प्रीस्टली फैमिलीज हैं, जैसे के लिए यहाँ पर विश्वामित्र हो गए, ठीक है, विश्वामित्र है ना, या फिर हम बात करें वशिष्ठ। वैसे तो आप आपको जब मैं यहाँ पर वो पढ़ाऊंगा ना चैप्टर, कौन सा हो गया, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर जो फिलोसोफर्स की हम बात करेंगे, राइट, दिमाग से एकदम हट गया था। सो फिलोसोफर्स की बात करें, फिलोसोफर और फिलोसफी की जब हम बात करेंगे तो उसमें आप देखोगे जहाँ पर सांख्य वगैरह आएगी ना फिलोसफी, वो तो मानते हैं कि वेद जो है वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब होता है कि इन्हें किसी ने लिखा ही नहीं है, ये अपने आप उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो इस टाइप की फिलॉसफी चलती हैं, क्लियर। लेकिन इनके जो एग्जैक्ट वैसे ऑथर्स हैं वो यहाँ पर क्लियर है नहीं, कोई नहीं जानता कि कौन से यहाँ पर ऑथर्स हैं, राइट। तो बस ऐसा हम मानते हैं कि कुछ हाइम्स जो है वो कंपोज की गई हैं, जैसे विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र जो है वो कंपोज किया है, ऐसा मतलब माना जाता है, ठीक है। और गायत्री मंत्र आपको कहाँ मिलता है, ये आपको 3rd मंडल में मिलता है, ठीक है। अब आप जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम जो बोलते हो, वो आपका गायत्री मंत्र जो है वो आपका 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा में मिलता है, याद रखना आज से। और यहाँ पर प्रेयर मिलती है सावित्री के लिए, ठीक है। और जो लैंग्वेज है वो डेफिनेटली संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत में ये लिखे गए हैं। अब ये आपकी ये एक और बात याद रखना, ये कोई रिलीजियस बुक नहीं है। यहाँ पर आपको पॉलिटिकल सिनेरियो के भी बारे में पता चलता है, ठीक है, पॉलिटिकल सिनेरियो हो गया, सोशल सिनेरियो हो गया, राइट, या फिर इकोनॉमिक सिनेरियो हो गया, ठीक है। तो सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, ऐसा नहीं कि कोई रिलीजियस बुक है जिसको ना पढ़ा जाए। ये एक टाइप का हिस्ट्री का सोर्स बन जाता है, पता है, हिस्ट्री का ये सोर्स बन जाता है। और क्या इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद को जो पढ़ता है ना, ऋग्वेद को जो पढ़ेगा उसे होता कहा जाएगा। हिंदी में इस तरीके से लिखते हैं होता, राइट, इस तरीके से लिखते हैं होता या फिर हृता, राइट, ये बोला जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद को जो भी इंसान पढ़ेगा, ये लोग पढ़ रहे हैं तो इनको क्या कहा जाता है, इनको होता कहा जाता है। अब एक और बात याद रखो, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये आपका लगभग 1500 BCE के आसपास लिखी गई, ठीक है। ये आपकी कंपोज होना शुरू हुई है, ठीक है, ये आपकी कंपोज होना शुरू हुई है। कंपोज होने का मतलब है कि आप लोग लिखने लग गए हैं, ठीक है। लेकिन ये जो वेद है ना बहुत पुराने हैं, ये और भी पुराने हो सकते हैं, ऐसा मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिवर्स हैं उनका मेंशन किया गया है, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं उनका मेंशन हुआ है। तो ऐसा मानते हैं कि ये और भी पुराने हो सकते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले सुन के जो होता था, ठीक है, जैसे ये लोग यहाँ पर बैठते थे, ये लोग याद करते थे और ये अपनी अगली पीढ़ी को भी याद करवाते थे। तो इस तरीके से ये बहुत टाइम तक ऐसे ही ट्रांसफ़र होता है, जनरेशन टू जनरेशन, राइट। इस तरीके से बहुत सी जनरेशन्स जो है वो वेद को पढ़ती हैं। फिर यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं यार मज़ा नहीं आ रहा, एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, लिख के रख लेते हैं, आसान हो जाएंगी चीज़ें। फिर कुछ लोग आते हैं, कहते हैं एक काम करते हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, कहते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं, है ना। तो ऐसे ही तो चीज़ें बढ़ती है। आजकल आप देखते होंगे हर एक चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। पहले लिखा जाता था लेकिन आजकल रिकॉर्ड हो जाता है। इसी तरीके से आगे चल के होगा कि चलो ठीक है यार, इस चीज़ पे एक मूवी बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट्री बना लेते हैं, तो और आसान हो जाएगी चीज़। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, क्लियर। चलो फिर हम ऋग्वेदिक गॉड्स और गॉडेसेस की बात कर लेते हैं, है ना।
और हाँ, यहाँ पर एक और बात है जो पुरुष सूक्त है, चलो उसके बारे में अभी बताऊंगा आपको, ठीक है, जो वर्ण सिस्टम है वो कहाँ पर आता है। सो ऋग्वेदिक गॉड और गॉडेसेस की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इंद्र आते हैं। एक और चीज़ आपने याद रखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात इंपॉर्टेंट है? बात ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है, ठीक है, इनकी पूजा जो है वो नहीं होती है, ठीक है, उनकी पूजा नहीं होती है। ये क्या बात हुई? हाँ भाई, जो आपका जो वैदिक पीरियड है यहाँ पर आप देखोगे इनकी पूजा नहीं होती है, रादर पूजा किसकी होती है? प्रोमिनेंट यहाँ पर गॉड कौन है? इंद्र, ठीक है। फिर है वरुण, अग्नि, है ना, मारुत। अब बड़ा ही ऑब्जेक्टिवली अगर हम सोचने की कोशिश करें तो ह्यूमन एवोल्यूशन देखो इस तरीके से हुआ है। सबसे पहले इन्होंने थ्रेट फेस किया वेदर से, ठीक है, वेदर हो गया, नेचर हो गया, उसको समझने की कोशिश करी। तो आप देखोगे इनिशियली जो है इन्होंने अपने जो गॉड हैं वो सारे नेचर बेस्ड यहाँ पर इन्होंने बना रखे हैं, ठीक है, मतलब नेचर बेस्ड जो है हमारे गॉड हैं इनिशियली, राइट। उसके बाद इनका जो नेचर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर ये वेदर हो गया, नेचर हो गया, इससे रिलेटेड है। जैसे इंद्र है, इंद्र आपके किंग ऑफ गॉड्स हैं, पहली बात तो, है ना, देवताओं के राजा देवराज इंद्र हैं। और दूसरा गॉड ऑफ थंडर है ये, है ना, गॉड ऑफ थंडर है, बारिश के देवता है ये। फिर आते हैं वरुण। वरुण आपके यहाँ पर गॉड है ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर। कॉस्मिक ऑर्डर को हम रीति कहते हैं। जैसे वो बोलते हैं ना कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो उस तरीके से ये जो रीति होती है, एक टाइप का एक ऑर्डर चला आ रहा है, एक टाइप का यहाँ पर क्या चला आ रहा है कि एक टाइप की यहाँ पर एक कन्वेंशन बन चुका है, एक फैमिली में ट्रेडिशन बन चुका है कि इस तरीके से ही हमें जीना है, इस तरीके से काम करना है ना। तो जैसे के लिए रघुकुल रीत चली आई, उसी तरीके से ये जो रीति होती है इसके गॉड है वरुण। और वरुण को यहाँ पर वाटर्स के देवता भी माने जाते हैं। इसीलिए आप देखते हो नेवी का जो यहाँ पर मोटो है दैट इज शं नो वरुणा, है ना, शं नो वरुणा, है ना, ये आप देखते हो। तो ये आपका कहाँ से आया है? ये आपका यहीं से आया है। ये जो वरुण है ये आपके देवता है एक्चुअली वाटर के, है ना। ओ द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस, ऐसे करके बोलते हैं। फिर आपका है अग्नि। अग्नि है आपके गॉड ऑफ फायर। फिर मारुत है, मारुत आपके स्टॉर्म डेटी हैं। और वायु जो है ये भी आपके गॉड ऑफ विंड है, हाँ। और फिर हम देखते हैं सूर्य जो है इनको सन गॉड बोला जाता है। तो यहाँ पर सारे मेनली आप देख पाओगे कि जो नेचर बेस्ड जो गॉड है उनको यहाँ पर पूजा जाता है, क्लियर, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फिर यहाँ पर केवल गॉड ही नहीं, यहाँ पर गॉडेसेस भी हैं। चलो भाई, गॉडेसेस भी हैं यहाँ पर। और गॉडेसेस कौन सी हैं? और यहाँ पर सूर्य के साथ में सावित्री का भी नाम लिख लो, ये भी आपकी सोलर गॉडेस ही होती है, ठीक है, इनकी भी पूजा यहीं पर होती है, ठीक है, सावित्री। तो इनकी भी पूजा यहाँ पर हो रही है, ठीक। लेकिन क्रक्स ये है कि ज़्यादातर जो है, ठीक है, वो आपके यही से रिलेटेड है, राइट। और हाँ, इंद्र को ना, इंद्र को पुरंदर भी बोला जाता है, याद रखना, ये आपका जो पॉइंट है वो आ सकता है। इंद्र को पुरंदर भी बोला जाता है। पुरंदर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। अब ऐसा कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो मतलब इन्वेजन वगैरह होते थे उनमें कहीं ना कहीं यहाँ पर इंद्र जो है उनका काफ़ी बड़ा रोल रहता था, ठीक है, ऐसा आर्य शर्मा लिखते हैं और भी कई जैसे हिस्टोरियंस हैं वो लिखते हैं। मैंने एक बुक पढ़ी थी मिलिट्री ऑफ हिंदुइज्म, ठीक है, हिंदू वे ऑफ मिलिट्री कुछ ऐसा करके था एक, मैं नाम भूल रहा हूँ उस बुक का, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर किसी को याद हो, राइट। ये एक एयर मार्शल है, उनके द्वारा लिखी गई है। वहाँ पर भी ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो इन लोगों के बारे में बताते हैं, आपका वैदिक एरा हो गया, लेटर वैदिक एरा हो गया, इसके बारे में काफ़ी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन कर रखी हैं। और वो काफ़ी कनेक्ट करते हैं हिस्ट्री से, एक्चुअली वो रियल में एक्चुअली बताते हैं। और आप कहीं ना कहीं आप मानने को तैयार हो जाते हो, कन्विंस हो जाते हो कि हाँ, ये जो इंद्र थे, वरुण थे, ये लोग यहाँ पर धरती पे सच में हुए थे, ठीक है, और ये लोग बिल्कुल जीवन यहीं पर जी रहे थे इनकी तरह, आम लोगों की तरह, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर वो कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आप पढ़ सकते हो उसे, ठीक है, देख सकते हो। सो यहाँ पर ये है आपके वॉर गॉड या फिर डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट, क्लियर। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉडेसेस की। गॉडेसेस यहाँ पर कौन कौन है? गॉडेसेस आपको मिल जाती हैं उषा। उषा है यहाँ पर गॉडेस ऑफ डॉन। डॉन आपका जो भोर का समय होता है,
भोर का तारा, है ना। तो ये जो भोर सुबह का समय जो होता है, ठीक है, जब सूर्य जो है वो निकलने वाला होता है, उस टाइम को कहते हैं डॉन। फिर है अदिति। अदिति जो है यहाँ पर वो है मदर ऑफ गॉड्स, ठीक है। जो जो देवता हैं सारे, इन देवताओं की जो माता है वो यहाँ पर अदिति हैं, ठीक है। फिर है यहाँ पर वाक। वाक है यहाँ पर गॉडेस ऑफ स्पीच। स्पीच की जो गॉडेस हैं उन्हें वाक कहते हैं। फिर यहाँ पर पृथ्वी है। पृथ्वी आप समझते हो कि यहाँ पर अर्थ गॉडेस है ना। यहाँ पर इनको भी, इनके से भी रिलेटेड स्टोरीज हैं, जैसे कुछ यहाँ पर राक्षस होते हैं, वो पृथ्वी को उठा ले जाते हैं, छुपा देते हैं, फिर विष्णु आते हैं वराह अवतार में, वो बचाते हैं, राइट। फिर यहाँ पर है राका। राका जो है ये गॉडेस ऑफ फुल मून है, ठीक है। ये मून आपका है, यहाँ पर मून ही बना दिया है, ठीक है। ये आपका मून है, फुल मून की जो यहाँ पर देवी है वो यहाँ पर है आपकी राका। और यहाँ पर आपने मतलब लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिख सकते हो सरस्वती जो है, इनकी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये आपकी रिवर डेटी एक टाइप से हो जाती है ना। ये आपकी रिवर है जो कि यहाँ पर इनको भी पूजा जाता है। क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट सोर्सेस की बात कर लेते हैं। सोर्सेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ऋग्वेद मिल जाएगा सबसे पहले, जिसमें प्रेयर हाइम्स लिखी गई है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस वेद में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। जैसे ऋग्वेद है ना, यहीं पर आपको याद रखना है कि आपको थर्ड मंडल में आपको गायत्री मंत्र मिल जाएगा। तो इससे बस यहाँ पर आपको याद रखना कि यहाँ पर मेन जो बात हुई है ना, मेन यहाँ पर बात हुई है प्रेयर हाइम्स की, ठीक है, कि कैसे सूर्य को यहाँ पर खुश किया जाए, कैसे इंद्र को खुश करें, कैसे दूसरे लोगों को खुश करें, भगवान को खुश करें, ठीक है। तो इस टाइप से प्रेयर हाइम्स है। दूसरा आपका वेद आता है, दैट इज सामवेद। सामवेद में आपका चैंट्स और म्यूजिक के बारे में बताया गया है। यहाँ पर म्यूजिकल चैंट्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है यहाँ पर आप देखोगे कि यज्ञ हो गए, रिचुअल्स हो गए, और जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं इनके बारे में बताया गया है, ठीक है, कि किस तरीके से हमें एक्चुअली चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, फॉर्मूले बताए गए हैं एक टाइप से। फिर आपका फोर्थ आ जाता है, दैट इज द लास्ट, ठीक है। ये आपका लेटेस्ट है, ठीक है। ये आपका लेटेस्ट वेद है, दैट इज अथर्ववेद। इसमें स्पेल्स हो गए या फिर ब्लैक मैजिक हो गया और मेडिसिन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। कई लोग यहाँ पर कहते हैं कि अथर्ववेद में केवल यहाँ पर जादू टोने के बारे में बताया गया। ऐसा नहीं है, यहाँ पर मेडिसिन के बारे में भी बात की गई है अथर्ववेदा में। और जो क्रोनोलॉजी है वो भी आपने ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आता है आपका ऋग्वेद, सेकेंड नंबर पर आता है आपका सामवेद, थर्ड पर आता है यजुर्वेद, एंड फोर्थ पर आपका आता है अथर्ववेद, ठीक है। ये सबसे नया है और ऋग्वेद सबसे पुराना है। चलो और हम बात कर लेते हैं। फिर आपके आते हैं उपनिषद। उपनिषद को ही हम वेदांत कहते हैं। ये आपको मैं फिलॉसफी वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें फिर से समझाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरा फेवरेट चैप्टर भी है ना। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है आपका वेदांत, क्या होते हैं उपनिषद, और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ। सो उपनिषद का सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर समवन बोलो, या फिर यहाँ पर बोलो कि टीचर। एक आपके साथ टीचर है, उस टीचर के साथ में बैठना, ये बोलते हैं उपनिषद, ठीक है। और ये फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली गहरे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही डीप क्वेश्चन। जैसे के लिए ये क्वेश्चन करते हैं सोल के बारे में, ये क्वेश्चन करते हैं कर्मा के बारे में, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं रीबर्थ के बारे में। तो ये जो बड़े ही मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं, इनको यहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है और कहीं ना कहीं आंसर देने का भी ट्राई किया जाता है ना। और यहाँ पर जो उपनिषद है वो हमारे 108 है। इन्हें हम वेदांत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जो वेद हैं उनको ही एक्सप्लेन किया जाता है यहाँ पर उपनिषद में, थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में और फिलोसॉफिकल लैंग्वेज में, क्लियर। और कुछ आपके प्रोमिनेंट उपनिषद जैसे हैं, जैसे के लिए आपका हो गया बृहदारण्यक हो गया, और यहाँ पर छांदोग्य उपनिषद हो गया, मुंडकोपनिषद हो गया। ये बहुत ही फेमस है, ये आपका क्वेश्चन कई बार आ चुका है
कि आपकी जो यहाँ पर नेशनल हमारा जो एंथम है, ठीक है, जो नेशनल एंथम नहीं है, जो हमारा यहाँ पर नेशनल वाक्य है, एक टाइप से सेंटेंस है, दैट इज सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से, ठीक है। मुंडकोपनिषद में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ट्रुथ शैल ट्रायम्फ, है ना। इसका मतलब होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, ये बात जो है, ठीक है। ये आपका कहाँ है? सत्यमेव जयते में। और आप देखोगे यहाँ पर आपको मिलेगा एक मिलेगा छांदोग्य, क्या? छांदोग्य, राइट। अब इसमें ये क्यों फेमस है? ये आपका इसलिए फेमस है, अगर आपने सुना है, छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है सत्यकामा और जबाला की स्टोरी, ठीक है। यहाँ पर एक सत्यकामा है, ठीक है, और यहाँ पर जबाला है, उनकी यहाँ पर स्टोरी जो है, ठीक है, सत्यकामा जबाला की स्टोरी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक। और हम बात करें अगर कुछ और, जैसे कि एक नचिकेता की स्टोरी बहुत ही फेमस है ना, हमारी सोसाइटी में घूमती रहती है। नचिकेता और यम का जो यहाँ पर जो संवाद हुआ था, नचिकेता बड़े ही मतलब इंक्विजिटिव बच्चे थे, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते थे अपने पिताजी से, तो उनके पिताजी ने गुस्से में बोल दिया कि यम के पास चले जाओ, तो वो यम के पास चले गए थे और यम से फिर उन्होंने ज्ञान लिया था, किस चीज़ का? डेथ का जो यहाँ पर ज्ञान है वो लिया था, है ना। और ये आपकी स्टोरी है कठ उपनिषद में, ठीक है। कठ उपनिषद या फिर कठोपनिषद जो है, वहाँ पर इस स्टोरी के बारे में आपको मेंशन मिलता है। यहाँ पर इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ के बारे में सीखा, क्लियर। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर यहाँ पर आपको देखो, अब यहाँ पर कई बार आजकल आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग वैदिक एरा को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ विमेन जो है काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेड थी, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। हालांकि आई नो कि यहाँ पर डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड थी, लेकिन आज की सोसाइटी में हमें फिर से चेंज करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। तो हम अपनी एंसेंट चीज़ों पर प्राइड लेके आज की चीज़ें छुपा नहीं सकते। ये तो बस ज्ञान हो गया छोटा सा, लेकिन मुद्दा ये है, बताना मुझे एक और है, बताना मुझे ये है कि यहाँ पर याज्ञवल्क्य होते हैं, ठीक है, याज्ञवल्क्य, ठीक है, ये है आपके याज्ञवल्क्य एंड गार्गी, ठीक है। अब ये गार्गी जो है, ठीक है, गार्गी एक महिला है और ये स्कॉलर महिला है, ये पढ़ी लिखी महिला है, ठीक है, और इनके बीच में एक्चुअली डिबेट होती है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में यहाँ पर डिबेट होती है, और इस डिबेट के बारे में कहाँ मेंशन किया गया है? इसके बारे में मेंशन हमें मिलता है बृहदारण्यक में, ठीक है, बृहदारण्यक में, राइट। तो ये भी आपका एक उपनिषद है जहाँ पर हमें इस चीज़ के बारे में मेंशन मिलता है, क्लियर। तो ये आपको बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखनी है। कुछ ऐसी स्टोरीज हैं जो फेमस हैं। छांदोग्य में हमें सत्यकामा जबाला की स्टोरी मिलती है, नचिकेता और यम की स्टोरी हमें कठोपनिषद में मिलती है, और याज्ञवल्क्य और गार्गी का मेंशन हमें मिलता है बृहदारण्यक में, और मुंडकोपनिषद में हमें मिलता है मेंशन ऑफ सत्यमेव जयते। फिर हमारे पास कुछ पुराण भी हैं। पुराण हमारे पास कितने हैं? दे आर ओनली 18, है ना, दे आर टोटल 18। अब इसमें कुछ आपके पुराण हो गए जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, तो बहुत सारे यहाँ पर पुराण है, राइट। टोटल 18 है, और इन पुराणों में यहाँ पर हमें बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में भी पता चलता है। जैसे के लिए आप मौर्यास के बारे में आपने सुना होगा। मौर्य के बारे में कहाँ पर आपको जानने को मिलेगा? पुराण में जानने को मिलेगा, ठीक है। सो गुप्त जो हो गए, गुप्त वंश हो गया, ठीक है, इनके बारे में आपको जानना मिलेगा। तो यहाँ पर जो जीनियोलॉजी है उनके बारे में हमें बताया गया है। जीनियोलॉजी होती है कि यहाँ पर कौन सा किंग किसके बाद आ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती हैं। कहाँ से? ये भी हमें यहाँ से ये जो आपके पुराण हैं यहाँ से जानने को मिलता है। तो पुराण वगैरह जो भी आप सुनते हो कई बार क्या होता है, लोगों को लगता है बस ये सारी चीज़ें बस क्या है कि रिलीजियस चीज़ें हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर हम ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं कि ये जो आपका सारा जो चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पर चल रही हैं। पेन यार चेंज कर लेता हूँ, आई बिलीव आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा। कुछ लोग जो यहाँ तक आ गए हैं, आई अप्रिशिएट देम, क्योंकि बीच में छोड़ के लोग भाग जाते हैं, है ना। सो ज्योग्राफी जो है यहाँ पर हम देखें तो आपका सप्त सिंधु जो रीजन है यहाँ पर आपको मिलेगी मेनली, ठीक है। ये जो रीजन है इसे बोलते हैं सप्त सिंधु रीजन। सप्त सिंधु रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 नदियों को बताया जाता है, के बारे में बात की जाती है। पहली तो आपकी 5 तो हो गई, ये जो आपकी है झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, तो ये आपकी हो गई 5। छठी आपकी हो गई इंडस,
और सातवीं रिवर का मेंशन होता है, दैट इज सरस्वती रिवर, ठीक है, जो कि आज के टाइम पर कहते हैं कि लुप्त हो गई है, पता ही नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रही। पहले मिल जाती थी, अब नहीं मिलती है। और यहाँ पर ना एक्चुअली इन रिवर्स को मेंशन किया गया है विद डिफरेंट नेम्स। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये कई बार यूपीएससी पूछ चुका है और पूछता रहेगा आई बिलीव, कि पुराने नाम क्या है इन नदियों के। जैसे इंडस है, अब इंडस का पुराना नाम क्या है, वो सिंधु है, ठीक है। इसी के नाम पर हम देखें, सिंधु को के ही नाम पर यहाँ पर हिंदू नाम पड़ जाएगा, हिंदुस्तान पड़ जाएगा, तो वो अलग की बात है, हम देखेंगे, राइट। आगे फिर यहाँ पर आपका झेलम है, झेलम को वितस्ता नाम से यहाँ पर बोला गया है। चेनाब को असिकनी बोला गया है, राइट। रावी है, रावी को परुष्णी बोला गया है। ब्यास को यहाँ पर विपाशा बोला गया है। सतलुज को शतुद्री बोला गया है। सरस्वती को सरस्वती नाम से ही बोला गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखोगे यहाँ पर आपके विंध्यास हैं, ठीक है, और विंध्यास का यहाँ पर मेंशन ही नहीं है ऋग्वेदा में कोई भी जो है आपके जो विंध्यास है उनका मेंशन नहीं है। दूसरा, किसी भी सी का मेंशन नहीं है, किसी भी समंदर का मेंशन नहीं है। मतलब इसका मतलब ये लोग इधर ही रहते थे, है ना, इधर ही रहते थे, इधर कोई गया ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रिवर बन जाती है, आज भी काफ़ी प्रोमिनेंट रिवर है, दैट इज गंगा। गंगा का मेंशन केवल एक बार मिलता है पूरे ऋग्वेद में, और इवन यमुना का जो मेंशन है वो 2 बार मिलता है, ठीक है। तो ये आपको जो फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं आपकी सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी इनकी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है कि भाई किस तरीके से ये लोग जीते थे, क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर हुआ करते थे, क्या मतलब मम्मी की कंडीशन थी, क्या पापा की कंडीशन थी, बच्चे कैसे रहते थे। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो सोसाइटी है वो किनशिप है, ये किंगशिप नहीं है। क्या है ये आपका किनशिप है। अब ये जो होता है ना ये डिफरेंट होता है, किनशिप अलग होता है और दूसरा होता है आपका किंगशिप, ये आपका अलग होता है, ठीक है। ये किनशिप का मतलब समझते हो क्या होता है। आप कई बार बोलते हो ना कि नेक्स्ट ऑफ किन, नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब होता है कोई रिश्तेदार, कोई परिचित, आपका घर का, परिवार का, है ना, मोहल्ला, उसका खानदान का इंसान। तो किनशिप का मतलब यही होता है कि आपके जो चाचे, मामे, फूफे जो भी लोग हैं ना, सारे एक साथ मिलके रहेंगे, और ये इन्हीं में से इनका एक कोई राजा होगा, ठीक है, जिसे ये राजन बोलेंगे। इस तरीके से मान लिया इस बार दूर के जो वो वाले फूफा हैं उनको बना दिया इस बार कुछ दिन के लिए राजा, ठीक है, उनको राजन बोलने लग गए। फिर उन फूफा से बात नहीं बनी, फूफा थोड़ा सा ज़्यादा ही मुँह फुला रहे थे, तो दूसरे जो मौसा हैं उनको राजन बना दिया, ठीक है। अब वो पूरी यहाँ पर देखभाल करते हैं पूरे यहाँ पर फैमिली की, जो उनका फैमिली ट्री है, जो भी इनकी रिश्तेदारी का जो ट्री है उसकी यहाँ पर देखभाल करते हैं। तो इस तरीके से ये सोसाइटी चलती है, और सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल ही है। मैंने फूफा या मौसा बोला, यहाँ पर मौसी या वह बुआ नहीं बोला, क्यों, क्योंकि ये सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल है, राइट। यहाँ पर जो मेल है उनकी ही चलती है, राइट। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं है। जो वर्ण सिस्टम है वो भी फ्लूइड है। फ्लूइड का मतलब ये है कि मान लिया कोई गलती से यहाँ पर ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया, या फिर कोई गलती से शूद्र के घर में पैदा हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना जो वर्ण है वो चेंज नहीं कर सकता। वो अपना वर्ण ना चेंज कर सकता है, वो अपना वर्ण चेंज कर सकता है अपने काम के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर अपना जो वर्ण है वो चेंज कर सकता है। तो ये बड़ा ही बढ़िया सा फीचर है। फिर दूसरी बात है कि यहाँ पर कुछ असेंबलीज लगती थी, अभी हम देखेंगे, जैसे ये सभा है, समिति है, इनमें यहाँ पर विमेन जो है पार्टिसिपेट करती थी, विमेन जो है यहाँ पर बैठती थी। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखोगे लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ पर बैठना उनका अलाउड नहीं होगा। इवन आप आज के टाइम पर देखते हो बहुत सारी ऐसे पंचायत वगैरह लगती हैं जहाँ पर विमेन जो है वो कंसिडर नहीं की जाती है, उनको नहीं बिठाया जाता है। लेकिन आपका जो वैदिक पीरियड है जिसकी मिसालें आज लोग देते हैं बैठ के, ठीक है, वहाँ पर विमेन जो है वो अलाउड थी। दूसरा है कंपोज्ड हाइम्स, यहाँ पर जो विमेन है वो हाइम्स को भी कंपोज करती थी। जैसे यहाँ पर नेम मिलता है आपका लोपमुद्रा का, लोपमुद्रा एक लेडी है, एक है अपाला, ये लोग ना हाइम्स को कंपोज कर रही, श्लोक लिख रही हैं। श्लोक लिख रही इसका मतलब पढ़ी लिखी है ना, इसका मतलब ये पढ़ी लिखी हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही रैंडम आके बैठी हैं बस सुनने के लिए। और जो विमेन है उनको एजुकेशन भी अलाउड है, ऐसा नहीं कि विमेन एजुकेशन नहीं ले सकती हैं, है ना।
ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे मॉडर्न सोसाइटी में आके यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो अपना ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो चलाएंगे, अभियान चलाएंगे। हाँ, जो फुले साहब हैं वो चलाएंगे अभियान की वुमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन आप देखोगे वैदिक पीरियड में वुमेन को एजुकेशन अलाउड थी। फैमिली की बात करें तो यहाँ पर जॉइंट फैमिली है वो इमर्ज कर रही है, क्योंकि यहाँ पर किनशिप बेस्ड सोसाइटी है। सारे यहाँ पर जो साउथ इंडियन मूवीज नहीं होती हैं उस तरीके से सारे साथ में रहते हैं। साउथ इंडिया में मूवीज जो बनती हैं उसमें आप देखोगे सारे मिल जाएंगे एक साथ। फिर है यहाँ पर जो मोनोगेमी है वो कॉमन है। मोनोगेमी का मतलब होता है कि एक 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 पतिव्रता, ठीक है, या फिर एक पत्नी व्रत, ठीक है, इस टाइप की जो सिस्टम है कि मतलब एक इंसान से एक ही इंसान शादी करेगा, है ना। तो इस टाइप का जो सिस्टम है वो यहाँ पर चल रहा होगा। क्लियर, मोनोगेमी जो है। नेक्स्ट हम बात करें सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की ऑफ अर्ली आर्यंस, तो पुरुष सूक्त की बात कर लेते हैं। ऋग्वेदा डिस्क्राइब करता है आपके 4 वर्ण को, राइट। 4 वर्ण ये कौन कौन से हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं पहले तो ब्राह्मण को। ये आपका जो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ऋग्वेदा का जो पुरुष सूक्त है, ठीक है, ये आपका ये एक्चुअली यहाँ पर डिस्क्राइब करता है किसके बारे में, ये डिस्क्राइब करता है ब्राह्मण के बारे में, फिर बोलता है क्षत्रिय के बारे में, फिर आते हैं वैश्य और फिर आते हैं शूद्र। और ये आपका कर्म के आधार पर है इनिशियली, ठीक है, बाद में नहीं रहेगा, बाद में ये काफ़ी रिजिड हो जाएगा सिस्टम। तो ये आपके हो गए ब्राह्मण, ठीक है, ये हो गए क्षत्रिय, एंड देन वी हैव वैश्य, एंड देन वी हैव शूद्र, राइट। और ये किस तरीके से काम करेंगे, ब्राह्मण जो है उनको प्रीस्ट बोला जाएगा, वो स्कॉलर्स हैं, उनका पढ़ने लिखने का काम है और एजुकेशन देने का काम है लोगों को, ठीक है। क्षत्रिय जो है उनका काम है कि आप वॉरियर बनो, रूलर बनो और एडमिनिस्ट्रेटर बनो, आप यहाँ पर सबकी रक्षा करो, राइट। वैश्य जो है उनको कहते हैं कि आप इकोनॉमी में सपोर्ट करो, आप ट्रेडर बनो, राइट, और फार्मर बनो। और फिर यहाँ पर जो शूद्र है उनको बोला जाता है कि आप सर्वेंट हो, ठीक है, और या फिर लेबरर्स हो, आप फील्ड में काम करो। इनको दास बोला जाता है या फिर दस्यु बोला जाता है। क्लियर, इस तरीके से। और यहाँ पर वर्ण जो है, वर्ण का मतलब यहाँ पर कलर से है, ना कि ये कोई कास्ट नहीं है, ये एक्चुअली क्लासेस हैं, ठीक है, ये क्लासेस है, ये कोई कास्ट नहीं है। अब यहाँ पर कई बार कॉन्सेप्ट जो है वो आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा था ये जो मतलब बाहर से जो लोग आए, ठीक है, आर्यंस, दे वर डेफिनेटली ब्राइट इन कलर, और यहाँ वाले जो लोग थे उनका ओरिजिनल कलर इस तरीके से हुआ करता था। इन्हीं को दास या दस्यु बनाया गया, और ये लोग मतलब थ्योरीज हैं, राइट, थ्योरीज हैं। अब हु नोज कि क्या ये सही है। अब फूड की बात कर लेते हैं, चलो यार फूड की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ठीक है, किस टाइप का यहाँ पर खाना ये लोग करते हैं। और हाँ, एक और बात, पुरुष सूक्त आपका कहाँ मिलता है, ये आपका 10th मंडल में मिलता है, ठीक है, 10th मंडल में आपको ये जानने को मिलता है, ठीक है। सो पुरुष सूक्त का मतलब है एक पुरुष है, उससे ये सारी चीजें यहाँ पर निकली हैं, ठीक है। फिर हम फूड की बात कर लें तो फूड ये लोग क्या क्या खाते हैं, ये लोग खाते हैं वीट, है ना, और ये खाते हैं बार्ले, और मीट जो है इसका भी सेवन होता है, फिश हो गई, बर्ड्स हो गई, गोट हो गए, शीप हो गए, ये सारी चीज़ें। अब ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, कोई भी यहाँ पर नाराज ना हो, ये यहाँ पर इनका फूड हुआ करता था। ड्रिंक जो है यहाँ पर सोम जो है, ये यहाँ पर एक ड्रिंक हुआ करती थी। अब ये सोम जो है इंद्र को बहुत पसंद थी, है ना, इंद्र बढ़िया वहाँ पे मतलब जो सोम है उसका सेवन करते हैं। सो ये एक टाइप की एक्सिलरेटिंग ड्रिंक है फ्रॉम अ माउंटेन प्लांट, ठीक है। और यहाँ पर जो सुरा है उसे कहते हैं कि ये जो असुर है उसे सेवन वो लोग सेवन करते थे। तो यहाँ पर सोम है और सुरा है, ठीक है। तो 2 टाइप की ड्रिंक है जो ऐसे बनाई जाती थी एक माउंटेन प्लांट से, ठीक है। अब वो प्लांट मिलता ही नहीं है आज के टाइम पर, लोग ढूंढते हैं, मिलता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर पॉलिटी की। तो हमने देखा ये जो सोसाइटी है वो किनशिप है, किनशिप मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। फिर यहाँ पर एक्चुअली इस तरीके से होता है कि जो जन है, ठीक है, जो जन है या एक ट्राइब है, एक टाइप की ट्राइब है, उसको जो लीड करेगा उसे हम राजन बोलेंगे, वो आपका किंग है। किंग को यहाँ पर क्या बोलेंगे, राजन, ठीक है। अब यही राजन आपका राजा बन जाएगा, फिर महाराजा बन जाएगा, फिर महाराजाधिराज बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से जो टाइटल है वो चलते रहेंगे, क्योंकि ये जो जन है वो जनपद बन जाएगा, फिर आपका महाजनपद बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी।
सो आपका इनिशियली तो जन था, सॉरी। मतलब यह है कि एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें जितने भी चाचे मामे ताऊ सारे हैं, सारे एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब ये एक टाइप की एक इनकी ट्राइब है, ठीक है, एक यहाँ पर ट्राइब है और एक हम समझ सकते हैं इसी को हम जन बोलते हैं, ठीक है। और इन्हीं में से इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि इनमें से एक इंसान जो है वो यहाँ पर राजन रहेगा। फिर उसके अंदर यहाँ पर होते हैं विश, ठीक है, विश कहे जाते हैं यहाँ पर विशपति, ठीक है। ये आपका होता है मान लिया क्लैन, ठीक है, ये आपका क्लैन बेस्ड हो गया, ठीक है, ये आपका क्लैन बेस्ड हो गया। फिर आपका आता है ग्राम को हेड करता है ग्रामिनी, और फिर यहाँ पर ग्रह या फिर कुल आता है, कुल को यहाँ पर हेड करता है कुलापा। ये आपका फैमिली हो गई, ये आपकी सिंपल जैसे फैमिली हो गई, जैसे आपके पिताजी या फिर अगर आपके घर में मम्मी की चलती है तो आपकी मम्मी कुलापा हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और फिर हम और चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर कुछ पोस्ट होती हैं, जैसे एक पोस्ट यहाँ पर सेनानी किसी को बना दिया, सेनानी यहाँ पर आर्मी का काम करेगा, इक्विपमेंट है उन चीज़ों को यहाँ पर देखेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर पुरोहित जो है, पुरोहित का काम क्या है, पुरोहित यहाँ पर एडवाइजर है, राइट। जैसे जो गुरु वशिष्ठ है, गुरु विश्वामित्र है, ये लोग क्या है, ये एडवाइजर है, ये पुरोहित है, ये राम जी के दरबार में बैठते हैं, विश्वामित्र है वो बैठते हैं, है ना, ये क्या है, ये पुरोहित है, राइट। और फिर हम देखते हैं कि व्रजपति कौन है, ये आपका लैंड और पैस्चर को देखने वाला जो इंसान है उसे हम व्रजपति कहते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो है पोस्ट है जो लोगों को दी जाती हैं। फिर और पॉलिटी की बात करें, हम देखते हैं कि 2-3 टर्म्स जो है इनसे यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है, यहाँ पर 2-3 यहाँ पर ग्रुप होते हैं, जैसे के लिए असेंबली आप कह सकते हो, है ना। ये हम कह सकते हैं कि ये कुछ असेंबलीज है, ठीक है, जो कि लगती हैं असेंबलीज। अब ये असेंबलीज जो है इसमें आती है समिति, इसमें आती है एक सभा, एक आती है आपकी विधाता, राइट। तो समिति क्या है, समिति आपकी है जहां पर एडल्ट लोग बैठते हैं, ये जैसे ये इस तरीके से आपकी यहाँ नहीं, ये आपकी समिति हो गई, ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पर एडल्ट लोग बैठे हैं, ठीक है। ये इलेक्शन होता है राजा का, ठीक है, ये इलेक्शन होता है और समिति यहाँ पर एडल्ट लोग बैठे हैं, सारे एडल्ट लोग बैठे हैं। आप देख सकते हो विमेन भी बैठी हैं, ठीक है, ये विमेन भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इलेक्शन होता है राजन का। अब यहाँ पर 2-3 फूफा लोग खड़े हैं इलेक्शन में, तो यहाँ से किसको वोट दें, ठीक है। तो जितने भी एडल्ट हैं, अब इन्होंने जिस तरीके से रखा होगा एडल्ट की डेफिनेशन 18 से ऊपर या 15 से ऊपर या 14 से ऊपर, तो वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जितने भी एडल्ट लोग हैं, बच्चों को छोड़ करके बाकी सारे यहाँ पर आएंगे, इलेक्शन वगैरह होगा। तो इलेक्शन कहाँ पर होगा, ये आपका समिति में होगा, ठीक है। ये आपकी समझ सकते हो कि आपकी जनरल असेंबली हो गई, ठीक है, ये हो गई जनरल ट्राइबल असेंबली। तो यहाँ पर हर कोई लगभग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हर कोई लगभग आपका अलाउड है, ठीक है, एडल्ट में। फिर आती है सभा, सभा में केवल बूढ़े लोग बैठेंगे, बूढ़े मतलब यहाँ पर एल्डर्स लोग बैठेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से बोलना चाहिए तमीज से, है ना। तो यहाँ पर आपके जो एल्डर्स हैं ये आपके एडवाइस के लिए बैठते हैं, ये यहाँ पर लगती है सभा, ठीक है। एलीट लोग आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एल्डर्स लोग हैं वो यहाँ पर बैठेंगे, राइट। फिर आपकी आती है विधाता। अब विधाता क्या है, ये आपकी फोक असेंबली है, ठीक है, ये आपकी फोक असेंबली है। ये कैसे होती है, ये ऐसे एक्चुअली होती है, मान लिया कि यहाँ पर राजन का मन हुआ कि यार एक काम करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। तो दूसरी ट्राइब पर गए हमला करने, वहां से बहुत सारी चीजें लूट के लाए, ठीक है। अब लूट के मतलब लूट के ही लाए ऑब्वियसली, है ना, या फिर कब्जा करके लाए। अब ये सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे लोग बुलाए जाएंगे, फिर यहाँ पर चीज़ों को बांटा जाएगा आपस में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बंटवारा होता था, ऐसा नहीं कि मतलब राजा ही अपने पास सब कुछ रख लेगा ना, है ना। तो ये आपकी रिचुअल हो गए, या फिर वॉर हो गई, या फिर यहाँ पर वॉर में लूटे हुए सामान को बांटने के लिए यहाँ पर एक असेंबली टाइप लगती थी, जिसे और इस पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पर भाग बोलते थे, राइट। भाग का मतलब क्या है, भाग का मतलब है सब अपना अपना भाग लेने आए हैं, सब अपना अपना मतलब पार्ट जो है अपना अपना हिस्सा यहाँ पर लेने आए हैं, राइट। तो उसे बोलते हैं भाग। और राजन के पास यहाँ पर अनलिमिटेड पावर नहीं है, और आप देखोगे राजन के पास जैसे जैसे अनलिमिटेड पावर आएगी तो राजन बन जाएगा राजा, ठीक है।
अब राजा के पास जब और पावर आएगी तो राजा बन जाएगा महाराजा, राइट। महाराजा के पास और पावर आएगी तो वो महाराजाधिराज बन जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। लेकिन आप समझ सकते हो कि राजन जो है बड़ा ही मतलब राजन है, राजन की बड़ी ही इज्जत है, बड़ा ही मतलब अच्छा इंसान है। अब अच्छा इंसान है तो ऑब्वियसली उसके पास अनलिमिटेड पावर तो नहीं होगी, है ना। अच्छे इंसान के साथ अनलिमिटेड पावर कहाँ होती है। पावर जो होती है वो तो इंसान को करप्ट कर देती है। तो यहाँ पर अनलिमिटेड पावर जो है राजन के पास नहीं है। ये आपका एक यहाँ पर चीज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राइब्स की हम बात कर रहे हैं ना इतनी देर से, तो ट्राइब्स की बात कर लेना अच्छे से। चलो भाई ट्राइब्स की बात ही कर लेते हैं अच्छे से, है ना। कौन कौन सी यहाँ पर ट्राइब हुआ करती थी, तो हम देखते हैं कि 5 यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्राइब हुआ करती थी, जिनको बोला जाता है पंचजना। क्या बोला जाता है, पंचजना बोला जाता है, ठीक है, पंचजन। अब ये जो पंचजन है, ठीक है, अब ये पंचजन मतलब यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं। वैसे है तो बहुत सारी, लेकिन 5 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें कौन कौन सी है, पहली है यदु, ठीक है, यदु जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आती है तुर्वशा, तुर्वशा जो है। फिर आएगी पुरु, आपकी पुरु ही आप तो देखोगे, पुरु और यहाँ पर भरत जो है दो मिलके यहाँ पर कुरु बना देंगे, जो बाद में कहाँ पर महाभारत में आपको मिलेंगी, ठीक है। जो पुरु और जो आपके जो भरत है वो दोनों मिलके, भरत एक ट्राइब थी, राइट। तो यहाँ पर पुरु हो गए। फिर यहाँ पर एक अनु ट्राइब है, एक है दुर्या, ठीक है, द्रुया। सो द्रुया एक हो गई। तो यहाँ पर ये जो 5 है ना, ये इनको मिला के कहते हैं कि ये जो 5 है इनको हम पंचजन बोलेंगे, पंचजन, राइट। अब जन बोलो या फिर ट्राइब बोलो, ठीक है। जन को ही यहाँ पर इंग्लिश में एक्चुअली ट्राइब बोला जाता है, ठीक है। और अभी जनपद क्यों नहीं आया है, जनपद इसलिए नहीं आया है क्योंकि ये लोग अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं, एक ही जगह पर एक्चुअली सेटल नहीं हुए हैं, ठीक है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि लिए जन को जनपद कब बोला गया, तो इसको कैसे याद कर सकते हो कि यहाँ पर जो जन है उसका यहाँ पर पद पड़ गया है, पद मतलब पैर पड़ गया, ठीक है। अब ये जब पड़ गया है मतलब वो वहां पर क्या जाके, वहां पर जाके सेटल हो गया है, राइट। जब सेटल हो जाएगा एक जगह पर तो एक टेरिटरी जो है उसको जो है एक्वायर कर लेगा, वो क्लेम कर देगा कि ये टेरिटरी जो है हमें बिलोंग करती है, तो उसे हम जनपद बोलने लगते हैं। सो जनपद जो है वो आपका टेरिटोरियल वर्ड है, और जो जन है वो आपका पीपल सेंट्रिक वर्ड है, दैट इज ट्राइब, राइट। तो यहाँ पर 5 जो है यदु, तुर्वशा, पुरु और अनु और द्रुया, ये आपकी हो गई पंचजन का पार्ट। फिर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब होती है, दैट इज भरत ट्राइब। ऐसा मानते हैं कि हमारी कंट्री का नाम इसी ट्राइब के नाम पर पड़ा है, ठीक है, भारत, ठीक है। तो यहाँ पर भारत ट्राइब बोलो या भरत ट्राइब बोलो, यहाँ पर ये होती है। और ऐसा ये भी मानते हैं कि यहाँ पर आपका एक राजा हुए, ठीक है, भरत ट्राइब के, इनका नाम है दिवोदासा, राइट, दिवोदासा। अब इनको सपोर्ट कर रहे थे इंद्र, ठीक है, इनको यहाँ पर इंद्र जो है इनका सपोर्ट था, राइट। और ये यहाँ पर क्या करते हैं, ये एक्चुअली यहाँ पर इनकी लड़ाई हो जाती है। दास रूलर एक होते हैं, दास रूलर, आपने अभी ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर दास या दस्यु किसे बोला जाता था, शूद्राज को, है ना। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड आपको मिलेंगी, है ना। कनेक्ट करने की कोशिश करो। यहाँ पर रूलर होते हैं संभरा, इनको यहाँ पर हरा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डिफीट करते हैं, ये जो दिवोदासा राजा है भरत ट्राइब के हैं, राइट, ये यहाँ पर डिफीट करेंगे इनको, ठीक है। चलो इतनी बात हो गई, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात थी। चलो शुरू करते हैं, देखते हैं और आगे। फिर आपका एक युद्ध है जो कि बहुत फेमस है, और ये इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। ये क्या है, ये है आपका 10 राजन युद्ध। अब 10 राजन युद्ध जो है बहुत ही फेमस है और काफ़ी क्वेश्चंस इससे आ चुके हैं, क्लियर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है पढ़ना कि 10 राजन युद्ध आखिर क्या है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या है ये। सो ये जो होते हैं ना यहाँ पर एक्चुअली इसके बारे में दिया है, नहीं दिया है, चलो नहीं कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो दिवोदासा है इन्हीं के ग्रेट ग्रैंडसन होते हैं, ठीक है, या फिर ग्रैंडसन होते हैं सुदास। इनका राजा का नाम होता है सुदास, ठीक है। सो इनके ही मतलब लीनियज में आएंगे आगे चल के, तो ये ग्रैंडसन होंगे या फिर ग्रेट ग्रैंडसन होंगे, इतना कुछ है। सो इनका नाम है किंग सुदास, और ये बिलोंग करेंगे किसको, भरत ट्राइब को, राइट। तो ये यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी, ठीक। तो होता ये है, कहते हैं ऐसा कि यहाँ पर पुरोहित जो थे वो विश्वामित्र थे, ठीक है। जो पुरोहित है वो यहाँ पर विश्वामित्र थे,
और विश्वामित्र को क्या करते हैं, एक्चुअली विश्वामित्र को रिप्लेस कर दिया जाता है वशिष्ठ से, ठीक है। विश्वामित्र को यहाँ पर वशिष्ठ से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो विश्वामित्र जो है वो कहीं ना कहीं काफी क्रोधित हो जाती है, ठीक है, वो गुस्सा हो जाते हैं। वशिष्ठ सॉरी, ये आपके हो गए वशिष्ठ, ठीक है। तो वशिष्ठ से यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे, जैसे ये रहे आपके विश्वामित्र और ये है वशिष्ठ, ठीक है। तो ये जो भरत वाले लोग हैं, भरत क्लैन के जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर जो किंग सुदास है, ठीक है, कौन है यहाँ पर जो किंग है, किंग का नाम क्या है, सुदास, ठीक है। ये उन्हीं के, इनके एंसेस्टर हुआ करते थे दिवोदासा, राइट, जिन्होंने संभरा को हराया था। फिर यहाँ पर जो किंग सुदास है, ये यहाँ पर इनको हटा देंगे, वशिष्ठ को ले आएंगे। तो ये जो विश्वामित्र हैं ये गुस्सा हो जाएंगे, ये फिर यहाँ पर ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, ग्रुप बनाएंगे, यहाँ पर 10 ट्राइब्स को लेकर आएंगे और बोलेंगे एक काम करो, भरत ट्राइब पर हमला करो, ठीक है। तो भरत ट्राइब पर यहाँ पर हमला किया जाएगा, राइट। सो भरत ट्राइब यहाँ पर अकेली है वर्सेस 10 ट्राइब्स, ठीक है, और जिनको सपोर्ट मिल रखा है किसका, विश्वामित्र का, राइट, और इनकी तरफ है वशिष्ठ, राइट। और इसको चलो, तो ये स्टोरी अभी हम आगे बात करेंगे कि इस युद्ध में अभी क्या होगा, तो आपने समझ लिया। अब इसके बारे में हमें पता कहाँ से मिलता है, चलता है, तो इसका सोर्स है आपका ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का जो मंडल 7 है वहां पर आपको मेंशन मिलता है किसका, 10 राजन युद्ध का, और इसे कंपोज किया है वशिष्ठ ने, राइट। और पीरियड है इसका अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, यहाँ पर 1500 से 1000 BCE के बीच कहीं पर हुआ होगा। लोकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर ये युद्ध हुआ था। ये आपका जो मॉडर्न रावी रिवर है ना, जिसको मेंशन किया गया है किस नाम से, जिसको मेंशन किया गया है परुष्णी नाम से, ठीक है। परुष्णी रिवर के बैंक पर यहाँ पर युद्ध होता है, 10 राजन युद्ध, ठीक है, जो आज की रावी रिवर है पंजाब में, वहां पर ये लड़ाई लड़ी जाएगी। सो लेट अस सी, बड़ी ही भयंकर लड़ाई होती है, ऐसा जैसे मेंशन होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर ट्राइब्स थी, तो किस लेवल का यहाँ पर युद्ध वगैरह हुआ होगा, लेकिन ऐसे यहाँ पर मेंशन किया जाता है ना, है ना। सो प्रीस्टली राइवलरी है, एक टाइप की प्रीस्टली राइवलरी है, मतलब प्रीस्ट जो है उनकी आपस में यहाँ पर राइवलरी है, उसकी वजह से ये युद्ध हो रहा है, ठीक है। ये आपको प्रीस्टली राइवलरी है, ठीक है, ये है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये रिप्रेजेंटेशन है उस युद्ध का, बड़ा ही भयंकर सा लग रहा है, ये है। और यहाँ पर आप देखोगे कि एक तरफ कौन है, एक तरफ आपके भरत ट्राइब है, ठीक है। भरत ट्राइब को लीड कौन कर रहे हैं, भरत ट्राइब को लीड कर रहे हैं कौन, इनको लीड कर रहे हैं किंग सुदास, ठीक है, कौन, किंग सुदास, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब इनकी तरफ कौन है, इनकी तरफ आपके वशिष्ठ है, इधर विश्वामित्र है, और इधर कौन कौन है, इधर आपके हैं पुरु, ठीक है, यदु, तीसरे हैं आपके तुर्वसा, चौथे हैं आपके अनु, और 5 हैं आपके ध्रुया। फिर आपके आ जाते हैं एलिना, फिर हैं आपके पक्था, राइट, 8वें हैं भलाना, फिर हैं आपके शिविज और विशनिन, राइट। ये आपकी 10 ट्राइब है एक तरफ, और दूसरी तरफ है आपके भरत ट्राइब के राजा किंग सुदास, और इनके बीच में यहाँ पर होगी लड़ाई। इसका मेंशन किया गया है आपके मंडल नंबर 7 में, ठीक है, मंडल 7 में, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर लड़ाई होती है। कहाँ पर होती है, रावी रिवर के आसपास, ठीक है। रावी को पुराना नाम क्या जाना जाता है, परुष्णी रिवर नाम से, राइट, परुष्णी रिवर के नाम से जाना जाता है, क्लियर, जाना जाता था। तो और हाँ, चलो रिजल्ट तो मैं बता दूं एटलीस्ट। तो रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पर जो भरत ट्राइब के जो किंग सुदास है ये जीत जाते हैं, ठीक है, ये है विनर, ठीक है। अब ये विनर है तो इनकी यहाँ पर डोमिनेंस दिखेगी, और इन्हीं के नाम पर फिर पूरे लैंड को जाना जाएगा, दैट इज भारतवर्ष, ठीक है। और फिर आप देखोगे भरत और पुरु कहीं ना कहीं इनका संगम होगा, तब आपकी जो नई ट्राइब निकल के आएगी कुरु, ठीक है। अब इनके नाम पर एक जनपद बन जाएगा, महाजनपद भी बन जाएगा कुरु, है ना। चलो, तो वो तो हम महाजनपद वाले चैप्टर में देखेंगे। सो अब बात कर लेते हैं हम इकोनॉमी की। इकोनॉमी में हम अगर बात करें तो वी विल फाइंड कि यहाँ पर कैटल ब्रीडिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था।
एग्रीकल्चर भी यहाँ पर कॉमन है, लेकिन एग्रीकल्चर आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है। मतलब ऐसा मान सकते हो कि पहले अपनी जो गैया हैं वो चराने जाएंगे, उसके बाद आप खेत में जाओगे, है ना। तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट है कैटल रेयरिंग, कैटल ब्रीडिंग या फिर कैटल रेयरिंग, है ना। और इस तरीके से आप कनेक्ट करो कि यहाँ पर आप देखते हो कि आपने अगर महाभारत वगैरह देखी है, ठीक है, तो आप देखोगे गाय का कितना ज़्यादा महत्व है। कोई भी प्रीस्ट होता है तो उसको 100 गायें दे दी जाती हैं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है बातें होती हैं, राइट। हालांकि महाभारत आपके लेटर वैदिक पीरियड जो है उसको ज़्यादा यहाँ पर प्रदर्शित करती है, लेकिन आप जो कैरेक्टर है, नेचर है, वो आप समझ सकते हो, राइट। जैसे श्री कृष्ण से आप रिलेट करो तो श्री कृष्ण क्या है, यहाँ पर ग्वाले हैं, ठीक है, अपनी गाय वगैरह है वो चराते हैं। मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पर इस चीज़ का है, राइट। एंड वॉर जो है ना, वॉर भी यहाँ पर कभी लैंड के लिए नहीं लड़ी जाती, क्योंकि आप समझ सकते हो कि पॉपुलेशन बहुत कम है, राइट। लेकिन यहाँ पर जो बैटल है वो लड़ी जाती है कैटल के लिए, और कैटल के लिए जो बैटल लड़ी जाती है ना, उसको भी एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। इस कैटल का नाम होता है गविष्ठी। अब कोई भी एक ट्राइब का मतलब मान लिया कोई राजन होता था, वो गविष्ठी भी निकलते थे। गविष्ठी का मतलब ये होता था कैटल की सर्च में, ठीक है, कैटल की सर्च में उनकी लड़ाई भी हो सकती है, या फिर सिंपली किसी की चुरा के भी ला सकते हैं, कुछ भी मतलब कर सकते हैं, राइट। ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर गविष्ठी पे ये लोग निकलते थे, राइट। या फिर ये भी होगा शायद कि यहाँ पर जो गायें हैं हो सकता है रैंडम ऐसे ही घूमती हों, तो वहाँ से पकड़ के लाते हों जंगल से, है ना, फिर वहाँ पर डोमेस्टिकेट करते हो, तो ये भी चीज़ हो सकती है, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है लैंड के लिए फिलहाल लड़ाई नहीं होती है। आप देखोगे लेटर वैदिक पीरियड में, आप देखोगे महाजनपदास के टाइम पर लैंड के लिए लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तो वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा, अभी नहीं है। और महाभारत जो है वहाँ पर भी आप देखते हो कि लैंड के लिए लड़ाई है, यहाँ पर, राइट। फिर यहाँ पर हम देखें और इकोनॉमी की, तो बार्टर सिस्टम है, यहाँ पर कोई भी क्वाइंस नहीं है। डेफिनेटली क्वाइंस आपको सबसे पहले मिलेंगे महाजनपद के टाइम पर, राइट। महाजनपद में जब हम इंटर करेंगे लगभग आपका कब, ये आपका होगा 600 BCE के आसपास आपका होगा, राइट। यहाँ पर हमें पंच मार्क्ड क्वाइंस मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट। पंच मार्क्ड क्वाइंस सबसे पहले हमें क्वाइंस मिलेंगे। फिर यहाँ पर बलि जो है वो दी जाती है। बलि है यहाँ पर वॉलेंट्री गिफ्ट है, ठीक है। अब ये बलि आप ये मत समझना कि ये आपका बलि वो वाली है सिर काटने वाली। बलि का मतलब है यहाँ पर सिंपल सा कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं बलि का मतलब सिंपल है कि वॉलेंट्री गिफ्ट है, ठीक है। वॉलेंट्री गिफ्ट मतलब यहाँ पर जो राजा है, ठीक है, जो यहाँ पर राजन है, ठीक है, उसने कोई भी यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम नहीं लगा रखा है। कोई भी ऐसा नहीं कि आपको टैक्स देना है या टैक्स और देना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पर क्या सिस्टम है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं आपको करनी है, राइट, कुछ चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, और ये आप श्रद्धा से दे सकते हो। इसमें आपकी काउज हो सकती हैं या फिर विमेन हो सकती हैं। काफ़ी डार्क चीज़ है, लेकिन हाँ ऐसी चीज़ें हैं, राइट, मेंशन हमें मिलता है। और टैक्सेशन सिस्टम हमारा नहीं है, राइट, वैदिक पीरियड में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपका लास्ट सेगमेंट है इस चैप्टर का, कि यहाँ पर ना काउ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब काउ जब इंपॉर्टेंट है, काउ की इंपॉर्टेंस हमें इस टाइप से पता चलती है कि गिफ्ट अगर किसी प्रीस्ट को दिए जाते हैं तो वो काउस की फॉर्म में दिए जाते हैं। जैसे एक प्रीस्ट है, उनको 100 गायें दे दी गई, ठीक है। और आप देखते होंगे कि एक मतलब कामधेनु है, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है कामधेनु का। तो वहाँ पर देखते हैं कि कई बार आपको कामधेनु के लिए लड़ाई होती हुई दिखेगी, ठीक है। अब इसको हिस्टोरियंस अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं जैसे कि कामधेनु के लिए लड़ाई हो रही है, हाँ, तो यहाँ पर धेनु जो है गाय है उसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ना। और फिर जो वर्ड्स हैं वो रिलेटेड कौन से हैं यहाँ पर काउ से, लेट अस सी। जैसे कि लिए गोमत हो गया, ठीक है, कोई भी वेल्दी मैन है जिसके पास बहुत सारी कैटल है तो उसको गोमत बोला जाएगा, है, क्योंकि गौ जो होती है काऊ होती है। फिर आपका है गोपति। अब राजा या फिर चीफ को यहाँ पर गोपति बोला जाता है, मतलब प्रोटेक्टर ऑफ काउज, ये काउज को प्रोटेक्ट करेगा। फिर यहाँ पर गौ जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है काऊ। फिर यहाँ पर गविष्ठी है, गविष्ठी का मतलब है सर्च या फिर वॉर फॉर काउज, राइट। फिर है दुहिता, दुहित्रा। अब दुहित्रा कौन होती है यहाँ पर, डॉटर होती है या फिर चीफ या फिर वन हु मिल्क्स, एक्चुअली जो दुहता है गाय को, है ना, उसे हम बोलते हैं दुहित्रा। और
जो ईटिंग काऊ मीट है उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है। और काऊ को अघन्या बोला गया है। अघन्य मतलब क्या होता है? द वन हु कैन नॉट बी किल्ड, जिसको हम मार नहीं सकते, ठीक है। द वन हु कैन नॉट बी किल्ड, हु शुड नॉट बी किल्ड, ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए हम अघन्या बोलते हैं काऊ को, ठीक है। तो काऊ को पहले से काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वी कैन अंडरस्टैंड, है ना। उसी तरह से हम देखते हैं कि रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी धीरे धीरे बन के निकल आएगी। क्लियर? तो ये था हमारा वैदिक पीरियड। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिली होंगी इस चैप्टर में। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। हमारे पास CDS, CAPF, CSC के क्वेश्चंस हैं कुछ, उनको सॉल्व करते हैं। और आपने क्या करना है, आप वीडियो को देखते देखते अगर यहाँ तक आए हो तो डेफिनेटली आई फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रिशिएट यू। दूसरा, आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है खुद से, और उसके बाद में मैं क्वेश्चन का आंसर तो बता ही दूंगा। इससे क्या होगा, आप खुद का ब्रेन थोड़ा अप्लाई करोगे, एकदम आप सोए हुए नहीं रहोगे, राइट। आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव रहेगा, इससे चीज़ें रिकॉल होंगी और आपको चीज़ें जो है वो याद होंगी, है ना। ज़्यादा लंबे टाइम तक आप चीज़ों को चला पाओगे अपने माइंड में। क्लियर? चलो अब हम बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटीज इज नॉट एसोसिएटेड विद द ऋग्वेदिक पीरियड। बताओ इसमें से इंद्र, अग्नि, रुद्र या फिर विष्णु, कौन से गॉड हैं जो कि एसोसिएटेड नहीं है ऋग्वेदिक पीरियड से? तो हम पाते हैं डेफिनेटली आपके जो विष्णु हैं, ठीक है, ये बाद में आएंगे, विष्णु भगवान बाद में आएंगे। इंद्र, अग्नि, रुद्र, इनकी पूजा पहले से होने लगी है। नेक्स्ट है आपका द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड वॉज। अब मेन ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का, बताओ। एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, हंटिंग है या फिर कैटल रेयरिंग है? सो आई जस्ट एक्सप्लेन्ड यू कि यहाँ पर कैटल रेयरिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैटल रेयरिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो प्राइमरी सोर्स है वो आपका यही है, एग्रीकल्चर तो भैया सेकेंडरी चीज़ है ना। थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्पेल्स एंड चार्म्स टू वार्ड ऑफ एविल्स एंड डिजीजेस। अब हमने देखा इन सब चीज़ों के बारे में बात कौन करता है, सामवेद करेगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? बताओ जरा, सोचो। बिल्कुल सही हो, अथर्ववेद, है ना। अथर्ववेद आपका बात करता है एविल्स और डिजीजेस को भगाने की, क्योंकि यहाँ पर स्पेल्स वगैरह की बात होती है ना, जादू टोने की भी बात होती है, लेकिन साथ में मेडिसिन की भी बात होती है, इसीलिए हम डिजीज को भी बोलेंगे, है ना। चलो नेक्स्ट, इन द ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वाज द टर्म यूज्ड फॉर द ट्राइबल चीफ। अब ट्राइबल चीफ को किस नाम से जाना जाता है? ट्राइबल चीफ को किस नाम से जाना जाता है? वैसे ये क्वेश्चन हल्का सा कंफ्यूजिंग हो गया, राइट, लेकिन आप मेन वर्ड के साथ जाओगे, सो दैट इज राजन, है ना। राजन के नाम से यहाँ पर इनसे जाना जाता है। क्लियर? फिर है आपका नेक्स्ट, Which one of the following was the most important factor in transforming ancient Indian society from tribal to territorial? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने एक्चुअली इनको ट्राइबल से टेरिटोरियल बना दिया? मैंने आपको बताया ट्राइबल कम्युनिटी जो थी, ठीक है, उसके बाद ये लोग टेरिटोरियल कम्युनिटी हो गए। तो ये किसने किया होगा? प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर ने, लैंग्वेज ऑफ नहीं, नॉलेज ऑफ आयरन टूल्स, या फिर यूज ऑफ हॉर्स चैरियट्स इन वॉर्स, या फिर इमरजेंस ऑफ जनपदास। तो आप देखोगे बाद में क्या होगा, पहले ये लोग सप्त सिंधु रीजन में रहते थे, ठीक है, सप्त सिंधु रीजन में रहते थे। क्लियर? इस तरीके से। और फिर आप देखोगे ये लोग कहीं ना कहीं इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे। पहले ये वाला जो रीजन है दैट वाज वेरी फर्टाइल, और यहाँ पर घने जंगल हुआ करते थे, बहुत ही तगड़े तगड़े फॉरेस्ट थे, ठीक है। जहाँ पर आज अगर आप कोई गंजेटिक प्लेन से बैठा हुआ है, यहाँ पर हजारों साल पहले कुछ भी नहीं था, जंगल था। अब इस जंगल को काटने में मदद करेगा आयरन, है ना। आयरन जो है वो मदद करेगा, तो यहाँ पर चीज़ें जो है, वहाँ पर जो जगहें हैं वो साफ़ की जाएंगी, और वहाँ पर वो लोग परमानेंटली रहना शुरू कर देंगे, है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विद रेफरेंस टू द अर्ली वैदिक पीरियड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पीपल वर्शिप्ड नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, fire and rain. Priests performed elaborate rituals to appease gods. Temples and idol worship were common. बताओ जरा। अब आप देखोगे कि पहली बात तो मैंने आपको बताई कि हाँ भैया, आपका जो विंड, फायर, रेन है, इन सब चीज़ों की यहाँ पर डेफिनेटली पूजा होती थी। नेक्स्ट है आपका प्रीस्ट जो है वो इलेबोरेट रिचुअल्स
यहाँ पर परफॉर्म करते हैं टू अपीज गॉड्स। हाँ डेफिनेटली ये भी बात सही है, लेकिन आपने कहीं पर भी टेम्पल और आइडल वर्शिप का कहीं पर भी मेंशन देखा नहीं, है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा 1 और 2। अब आप देख सकते हो इस कंटेंट को पढ़ के आप देख सकते हो कि आप प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन कर पा रहे हो। सो इसीलिए बोलता हूँ कि ये जो कंटेंट है ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से बस बना दिया गया है ना। और ये सारे लेक्चर्स आपको इसी तरीके से मिलने वाले हैं, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि बस हल्के से थोड़ा सा कर दिया काम चलाओ कि बस चैप्टर कवर हो जाए अच्छे से, क्योंकि यार मुझे खुद तैयार करना है, ठीक है, मुझे खुद पढ़ना है, तो इसलिए मैं अपने फ़ायदे के हिसाब से बनाता हूँ ये कंटेंट, राइट। काफ़ी सेल्फिश इंसान हूँ मैं। चलो नेक्स्ट है आपका वैदिक आर्यंस फर्स्ट सेटल्ड इन विच रीजन ऑफ द इंडिया। कहाँ पर सबसे पहले सेटल हुए थे? तो आप देखते हो ये आपके सेटल होते हैं सप्त सिंधु रीजन में। सप्त सिंधु ज्योग्राफी के हिसाब से लोकेट करो, लोकेट कर लिया, लोकेट करोगे तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पाओगे आप, है ना। चलो नेक्स्ट है आप देखो ऋग्वैदिक पीरियड में एक टर्म है गविष्ठी। अब गविष्ठी को क्या कहते हैं? वॉर फॉर कैटल, ट्रेड एक्सपेडिशन, जर्नी फॉर पिलग्रिमेज, अ ट्राइबल काउंसिल मीटिंग। तो क्या होती है आप देखोगे यहाँ पर हम पाएंगे कि डेफिनेटली यहाँ पर जो गविष्ठी है दैट इज वॉर और सर्च फॉर कैटल, है ना। जो गाय के लिए वॉर वगैरह होती थी उसे हम बोलते थे गविष्ठी, है ना। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऋग्वैदिक सोसाइटी। इट वॉज पैट्रियार्कल, मोनोगमी वॉज कॉमन, बट पॉलीगमी वॉज ऑल्सो नोन, वुमेन कुड अटेंड असेंबलीज। क्या बात सही है? अब देखो पहली बात तो आपने देखा कि बिल्कुल सही है, मैंने जो बोल्ड वर्ड्स में लिख रखा है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। तीसरा विमेन डेफिनेटली कुड अटेंड असेंबलीज। हमने देखा मोनोगमी डेफिनेटली कॉमन थी, लेकिन ये स्टेटमेंट ना थोड़ा सा माइल्ड है। अब ऐसी माइल्ड स्टेटमेंट्स को सही कर दिया करो, क्योंकि इनको हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हो सकते। पॉलीगमी वाज आल्सो नोन, हाँ डेफिनेटली यार जानते तो होंगे पॉलीगमी के बारे में, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ये स्टेटमेंट आपकी गलत नहीं हो सकती। ये भी एक तरीका है यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कि कई बार जो स्टेटमेंट्स बहुत माइल्ड हो, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो, वो सही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ ऋग्वैदिक रिलीजन। अब ऋग्वैदिक रिलीजन जो है, क्या यहाँ पर वर्शिप होती है मदर गॉडेस की, वर्शिप होती है टेम्पल्स की, या फिर वर्शिप होती है नेचर और परफॉर्मेंस है सैक्रिफाइसेस का, या फिर वर्शिप है आइडल्स की? तो आप देखोगे डेफिनेटली हम देखेंगे यहाँ पर विंड है, ठीक है, इंद्र है, इन सब की पूजा हो रही है, मारुत, वायु, इंद्र, है ना, अग्नि। तो नेचर की पूजा है और सैक्रिफाइसेस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, राइट। यज्ञ वगैरह खूब किए जाते हैं, खूब यज्ञ होते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, कि यहाँ पर जो ऋग्वैदिक सोसाइटी है द टर्म विस वॉज यूज्ड टू डिनोट। विस क्या है? अब ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये भी क्वेश्चन मतलब इससे रिलेटेड कंटेंट हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको लिख के बताया कि विस जो है दैट इज़ अ क्लैन और अ ट्राइबल यूनिट है ना, एक यूनिट है। विस आपके राजन के बाद आते हैं। तो आपका जन जो है, ठीक है, जन के बाद आपका क्या आता है? जन के बाद आपका विश आता है, और विश को लीड कौन करता है? विशपति। विशपति लीड करते हैं, है ना। और उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आता है? उसके बाद आपका ग्राम आ जाता है, उसको ग्रामिका जो है वो लीड करते हैं। फिर आपका आ जाता है कुल, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं वो चलेंगी, क्लियर। चलो भाई, तो ये हो गया हमारा चैप्टर ऑफ वैदिक एरा। वैदिक एरा हो गया है। इसके बाद हम कल आपको प्रोवाइड कराएंगे ऑफ लेटर वैदिक एरा, और इसी तरीके से ये जो है सीरीज अब चलेगी। सो डोंट वरी, ठीक है। जो लोगों ने भरोसा किया है इस पे, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड। आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन किस क्वालिटी के हम कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन थोड़े कम थे, कुछ में आपको क्वेश्चन भी खूब ठीक ठाक मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो यार एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पर वीडियो को ना लाइक कर देना लास्ट में, ठीक है। और जो भी नोन लोग हैं वहाँ पर शेयर कर देना। एक ऐसी सीरीज़ है जो डेफिनेटली CDS NDA के लिए तो बेनिफिट करने ही वाली है, ठीक है, लेकिन आपका CAPF के लिए भी बेनिफिट ये करेगी,
क्योंकि मैं खुद अपने हिसाब से बना रहा हूँ कंटेंट, सो आई नो। वैसे तो बेनिफिशियल तो सीएससी के लिए भी हो सकती है, लेकिन मैं इतना क्लेम करूँगा नहीं। बड़ी बड़ी ये माननी ठीक नहीं है ना, ये बड़ी बड़ी बातें करना ठीक नहीं है बिल्कुल, राइट। तो मैं बस सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ तक सीमित हूँ। आपके कोई भी नोन है तो यहाँ पर शेयर करिए, राइट। और वैसे ये वाली वीडियोस तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वही देख रहे हैं। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और मिलते रहेंगे अगली वीडियोस में। और भी आप सजेशन मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कि आपको किस तरीके की चीज़ें चाहिए, राइट। किस तरीके की और चीज़ें आपको चाहिए, वो सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आई विल ट्राई कि उनकी चीज़ों में उन चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करूं और सोचूं। और जाने से पहले ये है मेरा नंबर, दैट इज़ 9264922851। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, राइट। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली क्लास टेलीग्राम चैनल पर, और लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके डाउनलोड ज़रूर कर लेना, चैनल को ज्वाइन कर लेना, सो दैट आप रिवाइज भी कर पाओ। उससे क्या होता है, आपने अभी जैसे 1-1.5 घंटा, मुझे पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा हो गया है, आपने यहाँ पर लगाया है और फिर आप उसको कतई वेस्ट कर देते हो अगर आप रिवाइज नहीं करते हो। तो रिवाइज कर लेना, जिससे आपका ये जो 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो भी आपने यहाँ पर लगाया है वो एटलीस्ट यूटिलाइज हो सके, राइट। तो ये काम जरूर किया करो। रिवीजन इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर रिवाइज हम नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें फिर से वीडियो देखना पड़ता है, और फिर से वीडियो देखने का मतलब है फिर से 1.5-2 घंटे देना। तो ये आप ना करो, इससे अच्छा है रिवाइज कर लो पीडीएफ से, राइट। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।